तो बाकी सारी चीज़ों के मामले में वीगनिज्म मुझे थोड़ा कमज़ोर लगता है। कौन तय करेगा कि हिंसा कम है या ज़्यादा है? कि जाकर के उन बच्चों को वायलेंट वीडियोस दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि यार तुम ये मत करो। से हम प्रूव क्या करना चाह रहे हैं? सत्य के हमेशा दो पहलू होते हैं, राइट? किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो क्या चल रहा है? बस यही ऑफलाइन ऑनलाइन एक्टिविज्म स्कूल्स कॉलेजेस में, और अभी तो यही चल रहा है मोस्टली। जो भी बात करेंगे बेसिकली जो भी आर्ग्यूमेंट है वो जो भी पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से है। तो इट्स नॉट ऑन यू और एनीबडी एल्स, इट्स जस्ट इन जनरल कि भाई ऐसा होता है। और सत्य के हमेशा दो पहलू होते हैं, राइट? किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वो दोनों पहलू पे हम बात कर सकते हैं। किसी के अगेंस्ट या साथ में हम लोग नहीं हैं। मैं तो मतलब हर तरीके से रेडी रहता हूँ। रैशनैलिटी का यही बात है कि हम हर चीज़ को ठोक बजा कर देखना चाहते हैं कि जो आप मान रहे हैं कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो Right. बेसिकली वही कॉन्सेप्ट। तो किसी भी चीज़ ना पर्सनली हम इसमें किसी को बोल रहे हैं कि आप क्यों कर रहे हो, या हम किसी को बोल रहे हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे हो, राइट? तो इट्स ऑल Right. अबाउट व्हाट इज़ द जनरल कंसेंसस रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक बेसिकली। तो सबसे पहले बात करते हैं वीगनिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में कि वीगनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, लाइक ऑन अ कॉन्सेप्ट लेवल क्या है वीगनिज्म? राइट, पहले तो डाइट से ही इसकी शुरुआत हुई थी, वेजिटेरियन से। फिर कुछ लोगों ने डेयरी प्रोडक्ट्स भी छोड़े और वीगन वो बन गया। पर उसके बाद में फिर 1975 में मेरा नाम ध्यान से उतर गया, बट एनिमल लिबरेशन नाम की किताब लिखी थी एक ऑथर ने, बहुत पॉपुलर है, पर नाम ध्यान से उतर गया। तो उसके बाद से फिर वीगनिज्म ने एक काइंड ऑफ एक मूवमेंट का रूप ले लिया, एनिमल राइट्स मूवमेंट का। और उसकी डेफिनेशन और व्यापक हो गई कि उसमें आपके दूसरे जो लाइफस्टाइल चॉइसेस है, क्लोथिंग आ गई, आप एनिमल्स पर जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं वो प्रोडक्ट्स आप नहीं यूज़ कर रहे हो, और वो पूरा एक ऐसी लाइफ जीना हो गया वीगनिज्म कि जिसमें आप एनिमल्स को और बेसिकली दूसरे सेंशिएंट क्रिएचर्स को कम से कम नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो अपने कारण। तो आज की तारीख में भी वीगनिज्म वही है, और उसमें चूंकि काफ़ी ज़्यादा, मैं कहूँगा 97-98% में भी क्रूअल्टी हमारे फूड के कारण ही हो रही है, फूड सिस्टम से। तो हमें वीगन डाइट और प्लांट बेस्ड डाइट की ही अधिकतर चर्चा देखने को मिलती है, पर वीगनिज्म का एक व्यापक अर्थ दूसरे लाइफस्टाइल चॉइसेस और एक अपने माइंडसेट को चेंज करने में भी है कि ह्यूमंस के लिए ही नहीं है पूरी दुनिया, बाकी के क्रिएचर्स भी हैं, उनको भी जीने का हक है, और वो वाला माइंडसेट लेकर के चलने की बात है। और हाँ, इस चीज़ को मैं भी सपोर्ट करता हूँ कि एनिमल क्रुएलिटी का जो मुद्दा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और जो सदियों से एनिमल तो छोड़िए, इंसानों पर इतनी क्रुएलिटी हुई, तो चलो किसी की तो बात की जाए, एनिमल क्रुएलिटी के पक्ष में कोई भी नहीं होगा, शायद एक भी इंसान नहीं होगा। इनफैक्ट जो मांस खाते होंगे वो भी एनिमल क्रुएलिटी के पक्ष में नहीं होंगे, वो कहेंगे नहीं होना राइट। चाहिए। बट बिकॉज ऑफ वन और द अदर रीज़न दे एक्चुअली डू वट एवर दे डू, राइट? तो बेसिकली इट्स मेरे हिसाब से, और आई डोंट नो आपने मेरे वीडियोस देखे हैं कि नहीं देखे, बट हमने अभी इस बात पर एक चर्चा की थी अर्पित एक्सप्लेन्स वाले जो अर्पित भाई हैं उनसे। तो हाँ, थोड़ा देखा है मैंने उसे, वो वाला। हाँ, तो उसको लेकर हमारी एक चर्चा हुई। बेसिकली अगेन वही पर्सनल लेवल पर हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो इर्रेलेवेंट है यहाँ पर, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे पर। मैं जो बात कह रहा हूँ, जिस मुद्दे को उठा रहा हूँ वो मैटर करता है, राइट? तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हम करते हैं वो जैसे बाकी चीज़ों में पर्सनल चॉइस है, तो क्या हम खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, किस तरह की चीज़ यूज़ करते हैं नहीं करते हैं, वो एक पर्सनल मुद्दा होना चाहिए। जो भी इंसान वीगन या वेजिटेरियन या मीट ईटर होना चाहता है वो उसकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। पर एजुकेशन हर चीज़ में ज़रूरी है कि किस तरीके से आप एनवायरनमेंट को या अपने आसपास के सराउंडिंग को अफेक्ट कर रहे हो, वो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और एजुकेशन का ही काम हम कर रहे हैं। अगर हम कहेंगे कि एजुकेशन ज़रूरी नहीं है तो हम सारी चीज़ को ही क्या बोलते हैं उस पर पानी फेर रहे हैं, राइट? तो एजुकेशन हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है, बट किसी को बोलना कि नहीं तुम वीगन बनो, तो वो चीज़ मुझे लगता है, या किसी को भी बोलना कि भाई तुम कुछ भी बनो, किसी भी तरीके से एक्ट करो, वो गलत है। तो उस कॉन्सेप्ट पर मैं आपके साथ हूँ कि हाँ, ये ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन चीज़ है कि एनिमल क्रुएलिटी अगर इस तरीके से कम हो जा रही है तो उससे बेहतरीन कुछ नहीं होगा। बट उसके साथ मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, और ये अगेन कि एनिमल क्रुएलिटी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी चीज़ों के मामले में वीगनिज्म मुझे थोड़ा कमज़ोर लगता है, और उसके बारे में हम पूरे वीडियो में थ्रू आउट चर्चा करेंगे। एक कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज़ मतलब कि न्यूट्रिशनल स्टैंड पॉइंट से देख लीजिए, एवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट से देख लीजिए, या सर्वाइवल के स्टैंड पॉइंट से देख लीजिए, हर तरीके से। तो पहली बात तो हिंसा कम से कम जो हम बात कर रहे हैं
कॉन्सेप्ट, और मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहूँगा कि हिंसा कम से कम का मतलब हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, और ये कौन तय करेगा कि हिंसा कम है या ज़्यादा है। और इस पर मैं एक और बात कहना चाहूँगा इससे पहले कि आप जवाब दें। जो एग्रीकल्चर है, क्रॉप उगते हुए आपने कभी देखा होगा शायद, आई डोंट नो, पर हमारे परिवार में सदियों से क्रॉप उगाई जा रही है। तो जो भी क्रॉप उगती है उसको जब भी आप किसी क्रॉप को उगाते हैं, और ये आर्ग्यूमेंट पहले भी हम दे चुके हैं, कोई नया आर्ग्यूमेंट नहीं है, कि उसमें जो भी जब उसकी खुदाई होती है ज़मीन तैयार करने के लिए, जो भी सैकड़ों हज़ारों लाखों एनिमल उसमें मरते हैं, पेस्टिसाइड है, घर बनाने में, या जो भी ह्यूमन एक्टिविटी है, प्लेन से लेकर एसी चलाने से लेकर हर चीज़ में क्रुएलिटी तो है ही, पहली बात तो कम से कम वाली बात को कैसे आप डिसाइड करेंगे? क्योंकि एक अगर आपने पॉडकास्ट वगैरह देखे हों, या एक शो है जिसकी लाइन मुझे बहुत पसंद है, तो उसमें वही बोलता है, जैसे एक मूवमेंट चल रहा होता है वहाँ पर, और एक फार्मर को कुछ लोग आकर बोलते हैं कि हाउ डेयर यू एक्चुअली डिस्प्लेस दिस एनिमल किंगडम फॉर योर फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो वो बोलता है कि जो भी आप खा रहे हो ना, आलू से लेकर गाजर से लेकर हर चीज़, उसके लिए मुझे, और स्पेशली ऑर्गेनिक फार्मिंग में से लेकर पेस्टिसाइड से लेकर, मुझे हर चीज़ में एनिमल्स को टनों में मारना पड़ेगा, तभी आपके पास मैं गाजर से लेकर आलू से लेकर हर चीज़ पहुंचा पाऊंगा। अगर मैं नहीं मारूंगा तो वो या तो वो एनिमल खाएगा या फिर वो क्रॉप होगी ही नहीं, ठीक है। तो वो यही उसका मुद्दा था कि हाउ क्यूट एन एनिमल हैज़ टू बी इन ऑर्डर फॉर इट टू बी लिव्ड, और इन ऑर्डर फॉर इट टू डाई बेसिकली। तो वो मेन मुद्दा यही है कि हिंसा का पैमाना कौन तय करेगा कि किसको ज़िंदा रहना है, किसको नहीं ज़िंदा रहना। तो उस पर आपका टेक चाहिए। राइट, ये बात तो पूरी तरीके से सच है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन ही पूरी पहले एनिमल एक्सप्लॉयटेशन पे और उसके बाद में फिर ह्यूमंस के ही आपस में एक्सप्लॉयटेशन पर ही खड़ी हुई है। इस पर तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, और सारी ही एक्टिविटीज़ नेचर को हार्म करती है और एनिमल्स को हार्म करती ही है। दैट्स परफेक्टली ट्रू। अब हमें वीगनिज्म वहां से शुरू होता है कि ये तो फैक्ट है ही, अब क्या कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर मैं अपनी लाइफ में चेंज ला सकता हूँ, कहाँ कहाँ पर मेरे लिए चेंज लाना प्रैक्टिकल है, कहाँ पर चेंज ला करके भी मैं एक हेल्दी लाइफ जी सकता हूँ। और अपना बेसिकली वीगनिज्म, वीगन सोसाइटी की वेबसाइट पर जो डेफिनेशन है उसमें एज मच एज प्रैक्टिकेबल एंड पॉसिबल, ये दो शब्द आते हैं कि आप कितना आज की तारीख में कर सकते हो। जैसे एनिमल्स पर टेस्टिंग होती है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए, और एनिमल्स पर टेस्टिंग होती है मेडिसिन के लिए। आप बीमार पड़ गए तो आप वहां पर वीगनिज्म नहीं लगा सकते आज की तारीख में कि यार मैं मेडिसिन नहीं लूंगा, क्योंकि वो आपके लिए फिर प्रैक्टिकल नहीं होगा, आप मर जाओगे। पर आप वहां पर वीगनिज्म का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि अब मैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अपने लिपस्टिक के लिए, अपने टूथपेस्ट के लिए, मैं वो इस्तेमाल नहीं करूंगा जिन पर एनिमल क्रूएल्टी हो रही है। तो प्रैक्टिकलिटी का आज की तारीख में कम से कम बहुत रोल है, और ये लॉजिक हम नहीं दे सकते कि यार चूंकि 100% क्रुएल्टी फ्री नहीं हुआ जा सकता, तो जो हम कर सकते हैं आज की तारीख में, आज ही से शुरू कर सकते, वो भी ना करें। वो फिर निर्वाणा फैलेसी हो जाएगी, लॉजिकल फैलेसी हो जाएगी कि परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है तो मैं कर ही नहीं सकता। इस पर मैं आमतौर पर उदाहरण देता हूँ कि एक बंदा मान लो जा रहा है, बहुत ज्यादा पोल्यूटिंग उसकी कार है, बहुत एकदम धुआं, उससे काला धुआं वो छोड़ रहा है, और उसको फिर कोई रोक करके कहता है, ट्रैफिक पुलिस वाला कहता है यार ये कैसी गाड़ी तुम चला रहे हो, तो वो इशारा करता है जो अच्छी गाड़ियां चला रहे हैं उनकी तरफ कि देखो उनकी गाड़ियों में भी तो फॉसिल फ्यूल है, उनकी गाड़ियों से भी तो पोल्यूशन हो रहा है। फिर वो इशारा करता है साइकिल वाले की तरफ कि देखो उसकी जो साइकिल बनी है, उसका जो आयरन है, उसका जो टायर है, वो सारा भी तो अर्थ से ही निकला है, वो सारे भी मिनरल्स अर्थ से ही निकाले, उसका भी अर्थ से नुकसान हो रहा है। यहाँ पर उस पोल्यूशन वाली कार चलाने वाले का लॉजिक सही है या नहीं है? हाँ, ये तो स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट है, सिंपल सी बात है कि वो कर रहा है, देखो वो भी तो कर रहा है, जो जनरली हम बात करते हैं, राइट। स्ट्रॉमैन तो हम जनरली बात करते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए हर चीज़ में, राइट जी। तो जो क्रॉप डेथ का आर्ग्यूमेंट है वो ऐसा तो है नहीं कि केवल वीगन वालों के लिए ही हो रहा है, वो नॉन वीगन्स के लिए और वीगन्स के लिए दोनों के लिए हो रहा है। प्लस यहाँ पर हम आज की तारीख में जो क्रॉप्स में, जो फार्मिंग में जो एनिमल्स की डेथ हो रही है, उसे शायद सीधे सीधे नहीं रोक सकते, पर जो फार्म्ड एनिमल्स की डेथ हो रही है उसे तो रोक ही सकते हैं। अब फार्मिंग की जो डेथ हो रही है, फार्मिंग में जो एनिमल्स की डेथ हो रही है, उसमें भी इंटरेस्टिंगली एनिमल्स भी आपके वही खाते हैं, क्रॉप्स ही खाते हैं। तो एनिमल्स के लिए जो आप स्पेसिफिकली क्रॉप उगाते हो, पहले आप एनिमल्स के लिए क्रॉप उगाते हो,
बहुत सारी, और उस लैंड पे जहां पर ह्यूमंस के लिए क्रॉप उगाई जा सकती है। सिर्फ एनिमल्स वो खाना नहीं खाते कि जो इंसानों ने क्रॉप काट ली और जो बच गया वो उनको खिला दिया, ऐसा नहीं होता। एंड आई हैव द नंबर्स एंड द स्टैट्स टू प्रूव दैट। एक जी बात मैं बीच में बोलना चाहूँगा, भारत में मोस्टली यही होता है क्योंकि एनिमल इतनी जगह है ही नहीं हमारे पास कि एनिमल्स के लिए, और ये मैं वाइड स्केल डेटा के बेसिस पर बात कर रहा हूँ कि, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी, कि जो बच जाता है भूसा चारा जो भी होता है वो उसको खिलाया जाता है, या फिर बहुत कम ऐसी ज़मीन है जहाँ पर राइट, बंजर मैं ऐसी अपनी ज़मीन होती है स्क्रीन जहाँ शेयर पर। कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और मैं भारत सेंट्रिक बात करना चाहूँगा यहाँ पर क्योंकि बिल्कुल अमेरिका बिल्कुल, के बेसिस भारत। पर तो हम। हाँ। तो ये आईसीएआर की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, इसमें ये कहता है कि बल्क ऑफ मेज प्रोडक्शन इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली 47% इज थोड़ा यूज्ड इसको एज बड़ा कर पोल्ट्री सकते हैं फीड। क्या अपन? कैन यू जूम इट आउट लिटिल बिट, हाँ, क्योंकि वो दिख नहीं रहा। हाँ अभी। अधिक अब तो दिख रहा। अधिकतर मेज प्रोडक्शन 47% वो पोल्ट्री फीड की तरह इस्तेमाल होता है, और उसमें भी अलग जो है कैटल फीड, उसके 47% के अलावा 13% और कैटल फीड की तरह इस्तेमाल होता है। जितना भी मेज प्रोडक्शन है उसमें से केवल 13% फूड की तरह इस्तेमाल होता है, और ये भारत का डेटा है। तो ये बात यहाँ पर सही नहीं है कि आपने तो केवल, एक एक क्रॉप की बात करी ना, और एक भी क्रॉप मैं बता रहा आपको हूँ। हज़ारों क्रॉप बता सकता हूँ जो कि इतना है ही नहीं हमारे पास लैंड की जो हम उसको एनिमल के लिए अलग से उगाएं। और मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, ये जहाँ जहाँ पर बात चल रही है, और मेजर लेवल पर जो कि एनीडोटल एक्सपीरियंस भी है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, और वो वैसे भी है। उगती है 100% उगती होगी, जानवरों के लिए तो हम उगाते ही हैं, नो डाउट, आई एम नॉट डिनाइंग कि नहीं होता बिल्कुल ही, बट मेजॉरिटी ऑफ द डेटा की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। हाँ नहीं, ये यार एक मिथ है। मेजोरिटी ऑफ डेटा अगर ऐसा कह रहे हैं तो वो दिखाना पड़ेगा वो नंबर्स। यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ कि बहुत सारा 47% मक्का जितना भी उग रहा है भारत में वो केवल पोल्ट्री के लिए जा रहा है। ये बहुत बड़ा नंबर है। और सोयाबीन में हम कहाँ गया, 10 लाख टन मक्का और 4 लाख टन सोयाबीन हम केवल पोल्ट्री के लोग आ रहे हैं। और जब हम टोटल भारत के सोयाबीन प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसका ये लगभग 40% आ रहा है। तो 40% सोयाबीन हम पोल्ट्री फीड में डाल रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम केवल जो बच रहा है वही दे रहे हैं। बच रहा है वो भी देते हैं, पर उसके अलावा प्रोडक्शन होता है केवल एनिमल्स के लिए होता है। और ये ऊपर वाला टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, नीचे वाला एक गवर्नमेंट वेबसाइट से ही पीडीएफ उठाई है। इसमें भी यही कहता है कि प्लांट प्रोटीन सोर्स ट्रेडिशनली यूज्ड जो होता है वो सोयाबीन मील होता है। अब ये सोयाबीन मील की भी मैं चर्चा करूंगा आगे। और जो कि प्रिफर्ड सोर्स ऑफ पोल्ट्री फीड है, प्रिफर्ड सोर्स है सोयाबीन मील और मक्का। और मक्के की यहाँ पर बताया कि 50% मक्का होता है, 25% सोया। इसके अलावा जो फीड सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, प्रोबायोटिक्स, विटामिन, मिनरल्स, वो मोस्टली इंपोर्टेड होते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि जो जानवरों को मार करके खा रहे हैं वो एकदम नेचुरल, उन्हें हमारे दिमाग में इमेज बन रही है कि हमने खाया, जो बच गया उसको दे दिया, फिर वो बड़ा हो गया, फिर हमने उसको मार के खा लिया। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। केवल उनके लिए भी खाना उगाया जा रहा है और उनको खाने में सप्लीमेंट्स भी दिए जा रहे हैं लगातार। सोयाबीन मील की मैंने बात की है, तो सोयाबीन मील के बारे में कहा जाता है कि यार जो आप जो सोयाबीन का ऑयल बना लेते हो उसके बाद में जो बचता है वो है मील। तो वो बाय प्रोडक्ट हो गया। वो वापस से आर्गुमेंट उसी डायरेक्शन में चला गया कि हमने जो खा वही लिया बोलने उसके वाला बाद था में मैं। जो बच गया, राइट। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप ऊपर वाला जो चार्ट है वो आप देखोगे इंडियन ब्रॉयलर मीट के प्रोडक्शन का है, डोमेस्टिक कंजम्पशन का है। 1990 से वो 2016 तक में किस रेट पे बढ़ा है, और उसके नीचे वाला जो चार्ट है वो सोयाबीन के ऑयल के कंजम्पशन का है। दोनों चार्ट कहीं ना कहीं अलाइन कर रहा है। जैसे जैसे पोल्ट्री मीट का कंजम्पशन बढ़ा है वैसे वैसे सोयाबीन के ऑयल का कंजम्पशन भी बढ़ा है। अब यहाँ पे कोरिलेशन और कॉजेशन वाली बात आई है, उसको भी मैं एड्रेस करूंगा कि पहले कौन आया, आप पहले इसको पोल्ट्री मीट आया। थोड़ा जूम कर पाएंगे, थोड़ा इसको दिखने जी के हाँ, लिए। ये 1990 से ब्रॉयलर मीट का जो प्रोडक्शन है वो इस तरीके से बढ़ा है। और हाँ तो उसके बाद में 100%। जो डोमेस्टिक सोयाबीन के ऑयल का कंजम्पशन है वो भी लगभग लगभग वैसा ही बढ़ा है। इन दोनों को आप इससे देखें तो इससे अब, हम प्रूव क्या करना चाह रहे हैं ये बताइए। हाँ वही अगली अगली स्लाइड में मैं आता हूँ उस पर, कि आप देखेंगे आपको इस बारे में डेटा मिल जाएगा, इस बारे में आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि हमारे ट्रेडिशनल ऑयल्स दूसरे हुआ करते थे। ये द वायर का एक जो आर्टिकल है कि 1973-74 में ग्राउंडनट, मस्टर्ड और ये कॉटन सीड ऑयल वगैरह बहुत ज्यादा थे। पर आज की तारीख में सोयाबीन ऑयल एक बहुत प्राइमरी ऑयल बन गया, सोयाबीन और पाम ऑयल। तो जो सोया मील की हम बात करते हैं वो डायरेक्टली ड्रिवन है पोल्ट्री फीड से। पोल्ट्री का कंजम्पशन बढ़ा इसलिए सोयाबीन के कंजम्पशन को बढ़ाया गया ताकि सोयाबीन मील उनको दी जाए
और सोयाबीन का जो ऑयल है वो एक्चुअल में बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारा काम तो पहले भी दूसरे ऑयल से चल ही रहा था। जैसा हम ये आर्टिकल में देख सकते हैं 96% इस आर्टिकल के मुताबिक हमारा काम दूसरे ऑयल से चल रहा था, पर आज सोयाबीन ऑयल इतना डोमिनेंट क्यों है? क्योंकि पोल्ट्री मीट ने उसको इतना बढ़ाया, पोल्ट्री इंडस्ट्री ने। तो इजी है उसकी खेती करना भी। राइट। और दूसरी बात मैं एक बार मैं भूल जाऊंगा उससे पहले जी हाँ, कि जो सबसे पहला डिफॉरेस्टेशन का जो कॉज है वो है एनिमल फार्मिंग, नो गैस इज देयर, बट जो सेकंड बिगेस्ट है ग्लोबली वो है सोयाबीन प्रोडक्शन। राइट। जानवरों के लिए हो, इंसानों के लिए हो, कोई भी हो, तो वो क्योंकि डोमेस्टिकेशन ऑफ द क्रॉप ऑलवेज एक्चुअली लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन, सिंपल सी बात है। ट्रू ट्रू, तो वही बात है। हालांकि ये जो सोयाबीन प्रोडक्शन आपने अब आपने जैसे ग्लोबली बात की है, तो उसका जवाब मैं ग्लोबली ही दे देता हूँ। हाँ बिल्कुल। ग्लोबली 75 से 80% सोयाबीन केवल और केवल एनिमल्स के लिए उगाया जाता है, 20 से 25% ही केवल ह्यूमंस के लिए हो रहा है। तो वहां पर भी जो कॉज है वो एनिमल्स वाला ही आ गया, राइट। तो ये था। एक और चीज़ है कि अगर हम फिर बात करेंगे ना वीगनिज्म की, कि अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों के लिए सोयाबीन उगाना पड़ेगा ना, कि अगर जब हम जो पैराडाइम शिफ्ट करेंगे ना उसको, तो हमें ज़्यादा सोयाबीन उगाना पड़ेगा, तो वो जो ट्रेंड है वो अगेन वो सेम हो जाएगा। तो वो उसकी भी मैं चर्चा कहीं नहीं जाने वाली बात। हाँ बिल्कुल, उसकी भी मैं चर्चा करूँ। तो फिलहाल हैव वी एड्रेस दिस आर्गुमेंट कि एनिमल्स के लिए भी खाना उगाया जाता है एक्सक्लूसिवली और बहुत बड़े स्केल पर, क्योंकि पूरी सोयाबीन ऑयल इंडस्ट्री को उसने पुश कर दिया है। 47% मक्का आप उगा रहे हो, 40% आप सोयाबीन उगा रहे हो। आपने तरह तरह के पशु आहार आते हैं, उनको सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं पोल्ट्री एनिमल्स को, उन सबको, तो राइट। तो ये एक इट्स मोर लाइक अ मिथ कि आई एम नॉट डाउटिंग इट, और ये मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये मिथ नहीं है, बट इट्स एक्चुअली हाफ ट्रुथ है। क्योंकि आपने जो बात करी, वो जो क्रॉप, दोनों क्रॉप्स की जो बात करी ना, वो पोल्ट्री के लिए उगाई जाती हैं, बट जो इंसानों के लिए जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं ना, गेहूँ, चावल और आलू, जो 3 दुनिया की सबसे बड़ी क्रॉप है और भारत की भी है, गेहूँ, चावल और आलू, वो इंसानों के लिए ही उगाई जाती हैं, और उनका जो भी रेजिडुअल पार्ट है वो जानवरों को खिलाया जाता है, जो कि मैं अपने खुद के गाँव में भी देखता हूँ। तो ये आप जो कह रहे हैं वो स्टैब्लिश तो नहीं करता कोई चीज़, बट हाँ ये तो मैं पहले ही मान रहा हूँ कि हाँ 100% जानवरों के लिए भी उगाई जाती है क्रॉप्स, बट ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी जो है वो जानवरों के लिए, जैसा वेस्ट में होता है। वेस्ट में क्या होता है, डेडिकेटेड फार्मलैंड होते हैं उसके लिए। इस बात को कैसे साबित किया जाएगा कि मेजॉरिटी जानवरों के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो डेटा है, उसका डेटा है। मैं उस डेटा को अभी मेरे पास नहीं है, बट मैं डेटा को लगा दूंगा, राइट, कोशिश करूंगा डेफिनेटली। जितना तो डेटा मिल जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो जैसे अभी जो मैंने दिखाया है, जो 2 क्रॉप्स की जिनकी मैंने बात की है, उनके अनुसार तो 60% आप मक्का एनिमल्स के लिए दे रहे हो और 40% से ज्यादा सोयाबीन आप दे रहे हो। पूरी सोयाबीन ऑयल की इंडस्ट्री को पुश कर दिया। तो No doubt, ये बात मुझे लगता है एक ये वेस्ट में भी यही था पहले कि हाँ, एक्चुअली मैं वेस्ट का भी एक बता ही देता हूँ, थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ कि पहले वहां पर भी इस चीज को बहुत पुश किया गया कि यार कि ये जो है एनिमल्स के ही कारण, एनिमल्स वो लाइवस्टॉक टर्न फूड वी कैन नॉट ईट इनटू प्रोटीन। और ये कहा जाता है कि 86% ऑफ ग्लोबल लाइवस्टॉक फीड इनटेक इज मेड ऑफ मटेरियल्स दैट आर इनएडिबल बाय ह्यूमंस। दिस इज एग्जैक्टली द आर्गुमेंट यू आर गिविंग, राइट, कि मोस्टली जो खाना होता है वो तो उनका ही आता है, इनएडिबल होता है इंसानों के लिए जो। और ये केवल भारत में नहीं है, ये वहां वेस्ट में भी यही आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि 86% पूरी दुनिया की जो लाइवस्टॉक की, ये दिख रहा है आपको, पढ़ पा रहे हैं आप? हाँ मैं इसको वही इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा इसको बड़ा कर दिया जाए। राइट। तो अधिकतर जो खाना है वो आपका इनएडिबल है ह्यूमंस के लिए 86%, और केवल 40% ही एडिबल है ह्यूमंस के लिए। अब इसमें जब हम इस स्टडी को देखें, ये जो स्टडी है लाइवस्टॉक ऑन आवर प्लेट्स और ईटिंग एट आवर टेबल, अ न्यू एनालिसिस ऑफ द फीड फूड डिबेट, इसी स्टडी पे जब हम जाते हैं तो हमको दिखता है कि एब्स्ट्रैक्ट में ही, और कोई गहरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं, कि 1 किलो बोनलेस मीट बनाने के लिए एवरेज 2.8 ह्यूमन एडिबल फीड लगती है रूमिनेंट सिस्टम्स में, काउज और पिग, इनमें एनिमल्स में। और मोनोगैस्ट्रिक सिस्टम्स में अपना चिकन हो गया, डक्स हो गए, इनमें 3.2 किलोग्राम ह्यूमन एडिबल फीड लग रही है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि एनिमल्स के वो क्रॉप्स खिलाई जाती है जो ह्यूमंस नहीं खा सकते, जो बच जाती है। पर फिर भी जितना ह्यूमंस खा सकते हैं उन जगहों पर जो उगाया जा रहा है और वो जो फूड उगाया जा रहा है, उसको जब कैलकुलेट करते हैं तो भी हमें ये देखने को मिलता है कि 1 किलो बोनलेस मीट पे 3 किलो आपको उसको फीड खिलाना पड़ रही है, और 1 किलो उस पे आपको मोनोगैस्ट्रिक सिस्टम में लगभग 3 किलो ही दोनों में अपन बोल सकते हैं। तो ये है मेरा कहना है कि खिलाया जाता है, रेसिड्यूज भी बिल्कुल खिलाया जाता है, वेस्ट में भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर ज्यादा, उसमें कोई शक नहीं है। पर सिर्फ उसी फूड की कंपेयर करें तो भी वो इनएफिशिएंट सिस्टम ही साबित होगा एनिमल फार्मिंग, सिर्फ जो ह्यूमंस के लिए जगह हो रही है। तो या हाँ, तो बेसिकली बात वही कर रहे थे हम। देखो, ये
जो जितना भी डेटा हम यूज़ करेंगे ना, वो बेसिकली ग्लोबल डेटा पे ही हमें रिलाई करना पड़ेगा, क्योंकि भारत में तो इतना डेटा वैसे भी अवेलेबल नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सी क्रॉप एग्जैक्टली कौन सी जगह पर उगाई जाती है। बट जितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने देखा है इतने सालों में, वो यही है। और जो मेजर ह्यूमन क्रॉप्स हैं उसमें तो ये होता ही है, क्योंकि जो या तो इन्फीरियर प्रोडक्ट आ गया अगर, तो वो जानवरों को खिला दिया जाएगा, या फिर अगर जो उसका रेजिड्यू होगा, खली भूसा या पत्ता भत्ता जो भी होगा, वो जानवरों को खिला दिया जाएगा। तो वो यहाँ पर हमारे यहाँ तो बहुत सफिशिएंट सिस्टम है उसके हिसाब। जो अब बात आपने करी क्रॉप्स की, वो दोनों क्रॉप्स मेजरली एनिमल फीड क्रॉप्स हैं। जो मेज दुनिया भर की सबसे बड़ी फीडिंग क्रॉप है, और सोयाबीन, ये दोनों फीडिंग क्रॉप्स है। तो वहाँ पर वो डेटा को हम जनरलाइज नहीं कर सकते, और डेटा की कमी की वजह से भी हम उसको स्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो ये बात बेसिकली दोनों तरीके से सही है, बट भारत में तो मेजोरिटी ऑफ द डेटा वही है, ठीक है। और इसीलिए मैं ये जो मैं कह रहा हूँ कि जो वीगनिज्म है, और मेन मुद्दा वही है कि क्या वो सस्टेनेबल है और प्रैक्टिकल है भारत के पर्सपेक्टिव से। वेस्ट में नो डाउट वो ठीक है, क्योंकि वेस्ट में अबंडेंस ऑफ फूड है ना, अबंडेंस ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है। जब मैं अपने बेटर पार्ट ऑफ लाइफ मैंने वेस्ट में बिताया है कनाडा में, तो मैं वहाँ पर देख चुका हूँ कि अबंडेंस में अवेलेबल है। और अगर मैं वहाँ पर वीगन भी होता, या मैं वेजिटेरियन तो हुई, तो मेजॉरिटी ऑफ लाइफ के लिए तो वीगन भी होता, तो मुझे ज़ीरो प्रॉब्लम होती। बट भारत में जहाँ पर 72% किड्स आर मेल न्यूट्रिशन, आपको पता ही होगा बेसिकली 72% से ज़्यादा बच्चे मेल न्यूट्रिशन हैं। जो उनका मिड डे मील में पहले अंडे हुआ करते थे, उसको बैकलैश की वजह से वो अंडे भी निकाल दिए गए। दूध पीना जो है, अब उस पर भी बात करेंगे कि जो मैंने आपका पहले वाला पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें थोड़ा मुझे फैलेसी लगी कि दूध पीना जो सबसे एक्सेसिबल सोर्स है, वो भी कम कर दिया गया लोगों द्वारा इसी वजह से। और उसके बाकी चीज़ों पर हम बात नहीं करें कि वो अच्छा बुरा होगा, बट एक्सेसिबल सोर्स है और थोड़ा न्यूट्रिशियस सोर्स भी है कुछ हद तक। गलत हो सकता है, क्योंकि एंड वो गलत इसलिए है क्योंकि फार्मर प्रैक्टिसेस की वजह से, क्योंकि वो उसमें जो भी यूज़ की जाती है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक्चुअली छुपा हुआ है, तभी तो लोग किए जा रहे हैं उसको। हाँ, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। और दूसरी बात है कि उन 20 करोड़ से ज़्यादा लोग भारत की बात करते हैं, और मैं इसको भी डेटा को लगा दूंगा कि 19-20 करोड़ लोग आज की तारीख में, 2 साल पहले का डेटा है, रोज़ भूखे पेट सोते हैं। तो बेसिकली जहाँ पर ऑलरेडी इतनी भुखमरी है, लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, और उनको न्यूट्रिशन की नॉलेज भी नहीं है। बेसिकली न्यूट्रिशन की नॉलेज अगर आप किसी से पूछेंगे तो उसको नहीं पता कि इसमें कितना प्रोटीन, उसमें कितना प्रोटीन, कितना खाएं, क्या करें। वो सबसे ज़्यादा मिस इन्फॉर्म्ड सब्जेक्ट है आज की तारीख में इंटरनेट पर। तो अगर हम इसमें इस तरह से रिस्ट्रिक्टिव डाइट जैसे वीगनिज्म अगर प्रमोट करेंगे, तो क्या वो भारत के लिहाज से प्रैक्टिकल है क्या? ये आर्ग्यूमेंट जो है केवल यहाँ का नहीं है, वेस्ट में भी यही दिया जाता है कि जो जिन लोगों को पता नहीं, जिन लोग जो प्रिविलेज्ड नहीं है। पर आप देखेंगे तो मैं जिनसे भी बात कर रहा हूँ वो सभी इस काबिल हैं। मेरी बात जिस भी व्यक्ति तक जा रही है, जितने भी लोग YouTube देख रहे हैं, जो स्मार्टफोन खरीद सकता है, जो नेट पैक डलवा सकता है, उसमें बैठ करके उसके पास में इतना खाली समय कि वो वीडियो देख सकता है, उस पर ये बात लागू नहीं होती। नहीं, वो तो फिर हमने जनरलाइज कर लिया उस चीज़ को ना। आपको कैसे पता कि जो वीडियो आपका देख रहा है वो आपकी बातों से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, या जो लोग आपकी बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो आगे लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, और इस एक तरह का बिल्कुल कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल चला कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल तो चला रहे हैं। हाँ। वो चीज़ है कि जो रिस्ट्रिक्टिव डाइट अगर ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन या मेल न्यूट्रिशन, उसको अगर हम और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, भारत के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, वेस्ट के पर्सपेक्टिव से नहीं, तो क्या वो सही है, प्रैक्टिकल है भारत के पर्सपेक्टिव से? क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं, अंडा नहीं खाना है क्योंकि इसमें हिंसा होती है, तो उस बेसिस पर, एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट के बेसिस पर, जो हम होमो सेपियंस जो थे दुनिया के सबसे वायलेंट स्पीशीज़ हैं अभी तक की, क्योंकि हम इस धरती से सारे जानवरों को खाली कर चुके हैं, इंक्लूडिंग बाकी ह्यूमन स्पीशीज़, जितनी भी ह्यूमन स्पीशीज़ हैं, जो हरारी के बुक में हम देखते हैं, जो सेपियंस में, कि कई बार धरती से खाली कर चुका है, और उसके बाद तो हिंसा हुई है जो भी है ना? तो बेसिकली जिस चीज़ में ऑलरेडी, वही सर्कल बैक करूँगा, उसमें प्रैक्टिकल मेरे हिसाब से नहीं है वो चीज़ भारत में, क्योंकि लोगों को ऑलरेडी नॉलेज की कमी है, और अगर उनको इस तरह से बोला जाएगा तो वो और ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन के शिकार लोग होंगे, और जो कि ऑलरेडी पेंडेमिक के स्टेट में। सीधा ये तो बोला ही नहीं, मैंने कभी भी किसी को ये नहीं बोलता हूँ। जब भी मेरे पास में कोई कमेंट आती है कि यार मैं जो मीट छोड़ रहा हूँ, एग्स छोड़ रहा हूँ, मिल्क छोड़ रहा हूँ, तुरंत मैं उसके रिप्लाई में यही लिखता हूँ, भाई ये वाला मेरा जो हेल्थ पे वीडियो बना है 18 मिनट का, ये देख, ताकि एक बेसिक नॉलेज हो जाए वीगनिज्म से रिलेटेड।
कि कैसे वीगन बन करके आप प्रोटीन कहाँ से लेना है, कैल्शियम कहाँ से आप ले सकते हो, और कहाँ से आप अपने दूसरे न्यूट्रिशन ले सकते हो। और इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई अपने को संदेह होगा कि कैल्शियम प्रोटीन वगैरह प्लांट से मिल सकता है और अप्रोप्रिएट अमाउंट्स में मिल सकता है, अपनी सारी उसमें भी बात रिक्वायरमेंट्स करेंगे, पूरी की जा सकती है। ठीक है, उसकी भी बात अपन कर फिलहाल लेंगे। हाँ हाँ। फिलहाल अज्यूम कर लेते फिलहाल हैं हम फिलहाल हम सिर्फ प्रैक्टिकलिटी की बात करें, न्यूट्रिशन स्टैंड पॉइंट पर जो प्योरली विज अ विज जो बात करेंगे ना हम इसके नेक्स्ट सेक्शन में बात कर लेंगे। अभी हम प्रैक्टिकलिटी के ठीक है। एस्पेक्ट पर बात करते हैं कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। फॉर एग्जांपल, हाँ। मेरे को ऑलरेडी खाने की अवेलेबिलिटी नहीं है, मुझे नहीं पता मेरा नेक्स्ट मील कब आएगा क्या नहीं आएगा, तो मुझे इजाज़त होनी चाहिए, जो कि आई थिंक मोर देन अभी जो बात चल रही है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया, मैं मानता नहीं हूँ वो नंबर गलत है पहली बात तो, पर मान लीजिए दिया, तो उन 80 करोड़ लोगों को कहाँ से आप पेट भरेंगे जब आप वो डाइट को और रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, दूध खत्म कर देंगे, अंडे खत्म कर देंगे। और हम मीट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि हाँ जी अंडे और दूध तो बेसिकली उसमें हिंसा कम होती है, कम, वो जो आपने बात कही हिंसा कम, वो दूध और अंडे में कम है मीट ईटिंग के कंपैरिजन। राइट, तो ये आर्ग्यूमेंट आपने बिल्कुल ऐसे रख दिया है जैसे लोगों को कहा जा रहा है कि अरे तुम ये मत खाओ। ऐसा नहीं है, साथ में ऑब्वियसली मैं ये पहली बात, ये चेंज एक दिन में नहीं होने वाला, सारे लोगों को एक दिन में नहीं कहा जाने वाला कि तब सब तुम खत्म हो जाओ। दूसरी बात, साथ में न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, न्यूट्रिशनल जो लिटरेसी है उसकी हमें ज़रूरत है। आई 100% सपोर्ट दैट। कुछ जगहों पर हमको फोर्टिफिकेशन तक की जरूरत है, जैसे स्पेशली विटामिन B12 के केस में, वो भी डेफिनेटली हमको चाहिए। तो ये जो प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ शिफ्ट है, ये ओवरऑल पूरे प्लैनेट के लिए भी जरूरी तो है ही, और भारत के केस में हमारे पास में प्लांट फूड की अवेलेबिलिटी दूसरे देशों से तो और ज्यादा ही रही है, वैरायटी भी और ज्यादा रही है। अब देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से हमारा वो पूरा डाइट का बिगड़ सा गया है, हम चावल पे आ गए और गेहूं पर आ गए, ये दो हमारे स्टेपल बन गए। पहले हमारे पास में एक वैरायटी हुआ करती थी, तो उस पर वापस जाने की जरूरत है, और उस पर वापस जाएंगे तो भारत में स्पेशली कैसे प्रैक्टिकल नहीं है, कैसे सस्टेनेबल नहीं है, अगर लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाए। आज की तारीख में जो व्यक्ति गरीब है, जिसकी आप बात कर रहे हो कि यार उसके पास में खाने को नहीं है, वो वैसे भी सीधा मीट की तरफ तो दौड़ता नहीं है, उसके पास में पैसे आते हैं तो वो दूध लेता है, वो अंडे लेता है। और जाकर के अगर कोई उससे बोलेगा ना कि तू दूध छोड़ दे, अंडे छोड़ दे, वो व्यक्ति मूर्ख है। क्यों? पहले उसको आपको उस लेवल पर लेकर के आना पड़ेगा कि जहां पर कि वो थोड़ा सा सोच सके कि अच्छा ठीक है, अभी मेरा हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ एनिमल्स के लिए। जाकर के बोलना, जो बच्चों को एक दिन में खाना नहीं मिलता है, उनको, जो बच्चे जाते ही स्कूल इसलिए, स्कूल में अटेंडेंस इसलिए बढ़ गई क्योंकि मिड डे मील्स वहां पे दी जा रही है, वहां पर जाकर के बोल देना कि अंडे मत दो, वो बहुत डायरेक्टेड एक्टिविज्म नहीं है। जिन जो आपकी टारगेट, जो आपने लो हैंगिंग फ्रूट को छोड़ दिया, जो लोग उस केपेबल है, जो लोगों के पास में अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर रहे हैं, वो उनको छोड़ करके आपने यहाँ पर टारगेट कर लिया। मैं उस बात का कुछ खास सपोर्ट करता भी नहीं कि ये मिड डे मील्स वगैरह में जो अंडे बैन पर करने की सर बात ये है। पर्सनली हम बात ही नहीं कर रहे कि हम क्या सपोर्ट करें क्या नहीं करें, वो इरेलेवेंट है। अगेन जो आइडिया प्रोपेगेट किए जा रहे हैं ना, कि जो लोग प्रोपेगेट कर रहे हैं, और इतने सारे वीडियोस मैं देखता हूँ जिसमें वीगन एक्टिविस्ट जो हैं, आई डोंट नो इफ़ यू आर अ वीगन एक्टिविस्ट और नॉट, और व्हाट काइंड ऑफ वीगन एक्टिविस्ट आर यू, वो इरेलेवेंट है बेसिकली यहाँ पर। कि मैं भी वीगन एक्टिविस्ट हूँ कि नहीं, वो भी इरेलेवेंट है। बेसिकली हम जो देख रहे हैं मास लेवल पर, जो भी जितने भी वीगन एक्टिविस्ट हैं जो कि इन्फ्लुएंशियल हैं, वो स्कूल्स में जाकर बच्चों को बता रहे हैं कि नहीं अंडा मत खाओ, ये गलत है, दूध मत पियो, ये गलत है। तो बच्चों के मन में क्या आएगा बेसिकली कि नहीं जी अंडा नहीं खाना, दूध नहीं पीना, और बच्चों के मन में आ गया, इसका मतलब कि वो जो मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जिसका जिक्र हमने किया था वो और ज़्यादा वर्स होगी। वो जो बोन्स ब्रिटल होने की बात का हमने जिक्र किया था, जो स्टंटेड ग्रोथ की बात का जिक्र हमने किया था, जो ओबेसिटी एक एपिडेमिक के लेवल पर भारत में है बच्चों में आजकल मेल न्यूट्रिशन की वजह से, वो बढ़ती रहेगी बेसिकली। क्योंकि जो अंडे और दूध जैसा न्यूट्रिशन डेंस प्रोडक्ट है, और हम यहाँ पर मांस की बात नहीं कर रहे, मांस खाना ना खाना वो अलग बात, हम यहाँ पर मिडिल ग्राउंड की बात करें, वेजिटेरियनिज्म की बात करें, नॉन फर्टिलाइज्ड एग्स और मिल्क की बात कर रहे हैं, तो उसको खाने में शायद मुझे लगता है कि नहीं खाने में ज़्यादा प्रॉब्लम है बजाय उसके खाने में। अब अगेन नहीं, यहाँ पर हिंसा हाँ, का पार्ट हम अलग कर देते हैं एक बार को, जो कि राइट। मैंने बोला कि एक आर्ग्यूमेंट है जिसको मैं होल हार्टेडली सपोर्ट करता हूँ, एनिमल क्रूएलिटी को, उसको एक बार को हम साइड में रखकर फिर हम बात करते हैं आगे। क्योंकि और अगर नहीं, हम हाँ, जी, सबसे पहली जो हमें देखना होगा, सोचना होगा एज अ स्पीशीज़ लेवल, हमें देखना होगा कि हमारे देश के बच्चे भूखे ना सोएं, मेल न्यूट्रिशन ना हो। एनिमल क्रूएलिटी वाली बात जैसे आपने भी कहा बिल्कुल सही है, वो बाद में सोची जाएगी, ठीक है ना।
ट्रू। तो वो चीज़ प्रोपेगेट करना मुझे लगता है वो गलत है, स्पेशली हाँ, बच्चों में। ये नहीं खाना उनके लिए नहीं, आपने एक लाइन बोली, अब मैं वो पैराफ्रेज कर पाऊंगा ही नहीं। नहीं खाना ज्यादा बुरा है खाने से, राइट? नहीं खाना ज्यादा बुरा है खाने से उनके लिए जिनके उन पास में बच्चों के दूसरा लिए। कोई ऑप्शन नहीं है, जिनके पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। अग्रीड, नहीं खाना ज्यादा बुरा है उनके खाने से जिनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। जिनके पास में दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है उनसे तो कुछ बात करने से मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है। और जा करके उनको बोला जा रहा है जबरदस्ती कि नहीं तुम मत खाओ, ये मेरे तो देखने में नहीं आया है। पर अगर कोई कर रहा है या हो रहा है बड़े लेवल पे भारत में हो रहा है तो मैं देखना चाहूंगा कि क्या सीन है वहां पर। क्या बाकी ये आप जो आप बोल रहे हैं कि दूसरे वीगन एक्टिविस्ट के वीडियोस देखते हैं कि आपकी फीड पर आते हैं वो वीडियोस? हाँ आते हैं। तो आपने आई एम सरप्राइज कि आपने नहीं देखा हो, पर जनरली यही हो रहा किसका? है, क्योंकि मांस के मीट के लेवल पर तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। मैंने वो जो लेवल है वो मैंने पहले ही सेट कर दिया कि हम यहाँ पर अंडे और दूध के लेवल पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो जो स्कूल्स में जा रहे हैं ना वीगन एक्टिविस्ट, कई सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, बट जो वीगन एक्टिविस्ट जा रहे हैं ना वो लोग बच्चों में यही प्रचारित कर रहे हैं कि बेटा अंडा मत खाओ, ये ऐसा ऐसा है, सो एंड सो, और फिर दूध भी मत पियो, सो एंड सो। और वो उसको बच्चों को, और वो भी चीज़ मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ कि उनको वीडियोज़, ऐसे वीडियोज़ दिखाए जाते हैं छोटे बच्चों को जो कि उनको नहीं दिखाए जाने चाहिए उस लेवल पर। बड़ों की बात अलग है, इस तरह के हिंसक वीडियोज़ दिखाए जाते हैं। अगेन जिन एक्टिविस्ट्स को मैं जानता हूँ वो जो स्कूल्स में जाते हैं वो तो इस बात का, पहली तो बात अधिकतर कॉलेजेस में ही जाते हैं, क्योंकि 18 से कम वालों को आप बात बताओगे तो तमिलनाडु में एक जगह पर बैकलैश भी मिला था इसी तरह के वीडियोस वगैरह दिखाने के कारण, और उसके बाद से फिर बहुत कम हो गया। ये मेरे तो पूरे वीगन बनने की भी पहले की बात है। तो अच्छा, ये तो कि जब बच्चों को तो वीडियोस वायलेंट, I haven't seen anyone showing kids violent videos and I would never support that. मैं तो मोस्टली कॉलेजेस में ही जाता हूँ, जिन एक्टिविस्ट को मैं जानता हूँ मोस्टली कॉलेजेस में ही जाते हैं। कभी कभार स्कूल में हो जाता है, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, मीट की बात करते हैं, आउट ऑफ टच। ये जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये बात आ रही है कि जो वीगन एक्टिविस्ट है वो शायद थोड़े से आउट ऑफ टच है इंडिया की जो ग्राउंड रियलिटी है उससे। मेरे देखने में ये नहीं आया कि जाकर के उन बच्चों को वायलेंट वीडियोस दिखा रहे हो और बोल रहे हैं कि यार तुम ये मत करो। आई वुड नीड टू सी somebody actually doing that कि भाई ये सच में कर रहा है तो, और एंड आई वुड डेफिनेटली नॉट सपोर्ट इट। और आयरनी ये है कि मैं वो वीडियोज़ इस लाइव जो वीडियो हम बना रहे हैं उसमें नहीं लगा सकता क्योंकि वो फ्लैग हो जाएंगे। तो वो पर आप प्रॉब्लम मुझे है। जरूर भेजिएगा हाँ, इंस्टाग्राम पर, मुझे जरूर भेजिएगा। मैं आपको भेजूंगा क्योंकि कुछ ऐसे क्योंकि वीडियोज़ हैं जो, हाँ ऐसा है 100%। हाँ, लाइव स्ट्रीम के बाद भी मैं देखना चाहूंगा। हाँ 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 100%। वो अब जब मैं स्क्रॉल करता हूँ ना, जैसे जो चीज़ मैं सर्च करता हूँ, आपने भी देखा होगा, जो चीज़ सर्च करते हैं ना वो एल्गोरिदम वही प्रमोट करता है। तो हाँ हाँ उस हाँ। तरह की चीज़ें आती रहती हैं आपकी लाइफ। अब वो दोबारा आएंगी कि नहीं पता नहीं, बट जैसे ही पॉप इन होंगी मैं आपको दिखाऊंगा वो चीज़, या एक्टिविस्ट वगैरह भेजूंगा। का नाम तो आपको पता ही होगा, तो आप वो इंस्टाग्राम पर मेरे साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, मतलब इससे वो रिलेटेड जितनी भी आपके पास में इंफॉर्मेशन है। हाँ, वो मुझे नाम में मुझे फ़र्क पड़ता भी नहीं ज़्यादा, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि नाम में क्यों फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कभी भी हम किसी इंसान को टारगेट कर ही नहीं रहे, क्योंकि जो कर रहा है वो किसी ना किसी ट्रू। रीज़न की वजह से कर रहा होगा, राइट। तो ना ही राइट अपने वीडियो में ना पर्सनल लाइफ में मैं किसी नाम पर जाता हूँ, डजन वो राइट। इररिलेवेंट है। तो रवि और हाँ, सुरेश इररिलेवेंट है, वो रवि और सुरेश जो राइट, बात कर रहे हैं वो मैटर आइडियाज। करती है हमेशा। तो इस वाले सेक्शन का मुझे लगता है कंक्लूजन वही है जो आपने लाइन कही कि नहीं खाना, जो मीट का बात ठीक है, बट एग्स और मिल्क जो उन लोगों के लिए नहीं खाना बुरा है खाने से जिनके पास में दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, जो उनके पास में फूड का एकमात्र सोर्स ही वही है। उनको जाकर के बोलना तो मैं तो उसी व्यक्ति से बोलूंगा कि भाई तू इनको कहाँ बोल रहा है, जो बैठा है बंदा एसी में, जो घर पे बैठा है, उसको बिल्कुल जाकर के बोलना। बिल्कुल, प्रिविलेज पार्ट ऑफ सोसाइटी को बोलने में, और वो इम्पैक्ट भी वहीं पड़ेगा। प्रिविलेज पार्ट को हाँ बोलेंगे कि भाई हाँ तू, और मैं तो देखो उसके सपोर्ट में भी नहीं हूँ जो करना चाह रहा है। जो एजुकेशन इज़ वन थिंग, कि जैसे आप वीडियो बना रहे हैं वीगनिज़्म के लिए, जिसको वीगनिज़्म से जुड़ना होगा मोमेंट से वो देखेगा, और जिसको नहीं जुड़ना होगा वो नहीं देखेगा। जैसे सेम गोज़ विथ माई टाइप ऑफ वीडियोज़, राइट। जो मैं बना रहा हूँ, मैं किसी को पकड़ पकड़ के सड़क पे वीडियो नहीं दिखा सकता कि ये देखो पाखंड और धर्म और अंधविश्वास के खिलाफ ये बात चल रही है, राइट। तो सेम गोज, ये लॉजिक वो सेम तो उस पर इट जाता है। डजंट इवन वर्क। और डजंट वर्क। इसमें हाँ, तो ये किन लोगों को बात करनी चाहिए जिनके पास में दूसरा ऑप्शन है, जो हमारी मिडिल क्लास है वो पूरी अपने उसमें आ गई, और जो ऑब्वियसली उसके ऊपर तो सब आ ही गए, पर जो आपका एक एवरेज इंसान है जिसका अपना
जो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, जो हफ्ते में एक आधी बार नॉन वेज खाने वाले ये बहुत हैं, कि जो ओकेजनली नॉन वेज खाते हैं, इन सभी से ये बात की जा सकती है, मीट पर, एग्स पर, मिल्क पर बात की जा सकती है, क्योंकि दे हैव द और ऑप्शन। आपको नंबर पता है, मैं आपको नंबर बताऊंगा। हाँ, नॉन कम से वेजिटेरियंस कम बहुत ज़्यादा है। हफ्ते में कम से कम एक बार मीट खाने वाले लोगों का नंबर है ऑलमोस्ट 90 79। करोड़ से ज़्यादा, 90 करोड़ हाँ, से ज़्यादा। 79% समथिंग है मेरे ख्याल से। हाँ, तो वो 90 करोड़ के आसपास बनता है नंबर, 90 से 96 ट्रू, ट्रू, 96 करोड़ के ट्रू। आसपास में। तो वो हैं जो हफ्ते में कम से कम एक बार खाते हैं, ठीक है। हाँ, उनको नॉन तो वेजिटेरियंस भी कहना ठीक नहीं होगा, देयर काइंड ऑफ ठीक लाइक नहीं है। फ्लेक्सिटेरियंस या ऐसा कुछ हाँ, उनके लिए। और वेजिटेरियन टर्म ही गलत है, वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। वो अगर कोई अंडा खा रहा है, लैक्टो दूध पी रहा है, ओवो तो वेजिटेरियन, राइट। लैक्टो, तो वो वीगन अपने आप टर्म को की जरूरत नहीं वेजिटेरियन। पड़ना चाहिए, वो वीगन को ही वेजिटेरियन होना हाँ, चाहिए था। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो मिसनॉमर है, एक्चुअली मिसनॉमर है, क्योंकि राइट। वेजिटेरियंस ने पहले अपना खूंटा काट हाँ, दिया वहाँ खुटा काट पे दिया पहले, कि हाँ। तो उसमें वीगन और जी, इंटरेस्टिंगली वेस्ट में अंडों को वेजिटेरियन टोटली माना जाता है, पर भारत में बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं है कि भाई बिल्कुल, अंडा तो बिल्कुल। बिल्कुल। और और मैं आपको बताऊं कि पहली बार जब ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, 15 साल पहले या 15-16 साल पहले, या आई थिंक और भी ज़्यादा हो गया होगा, 2009 में जब मैं पहली बार गया कनाडा में पढ़ाई करने के लिए, तो मैंने बोला कि उस टाइम पर मैं वेजिटेरियन था स्ट्रिक्टली। तो मैंने कहा मैं वेजिटेरियन हूँ, तो उन्होंने कहा वेजिटेरियन होता क्या है भाई, ये बता पहले। तो वेजिटेरियन जो टर्म आया है ना, वो बहुत इंडिया सेंट्रिक टर्म है। वो अभी आया लास्ट के 10 साल के, 15 साल के, जब वहाँ पे देसी लोगों की संख्या सोशल बढ़ी। मीडिया और ये, हाँ। हाँ, वहाँ पे देसी लोगों की संख्या बढ़ी जब विदेशों में। आज से 15 साल पहले भी बहुत कम विदेशी लोग देसी लोग हुआ करते थे विदेशों में। तो अब जब बढ़ गई संख्या, तो उनको वेजिटेरियन टर्म अपनाना पड़ा। अब वहाँ पे वेजिटेरियन बर्गर भी आ गया, वहाँ पर दूसरी तरह की चीज़ें भी आ गई, भारत भारत जैसा खाना भी आ गया, हर हर तरह की चीज़ आ गई। ट्रू, तो ट्रू। एक एक्चुअली एक लास्ट पॉइंट मुझे ध्यान आ गया, फिर अपन अगले मुद्दे पे जा सकते हैं कि हाँ, वो बिल्कुल, एक वही सेकंड प्रिविलेज और उस पे कि उन लोगों को टारगेट करने से कोई मतलब क्यों नहीं है जिनके पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअल में डैमेज कर भी नहीं रहे हैं। डैमेज वो बंदा वो नहीं कर रहा है जो कि ऑप्शन ना होने के कारण दिन के उसको एक अंडा, जो मिड डे मील में 2 अंडे, जो भी जितना भी मिल जाता है, वो बच्चे जो खा रहे हैं, उससे डैमेज नहीं हो रहा है। डैमेज उस बंदे से हो रहा है जो जिम जा रहा है, जो भर भर के जिम जा रहे हैं, उनको ये दिमाग में भर दिया गया है कि तुमको प्रोटीन के अंडे खाना पड़ेंगे। वो रोज के 5-6 अंडे सालों तक हजारों सैकड़ों हजारों लोग खाए जा रहे हैं, वहां डैमेज हो रहा है, वहां पर ही हमको बात करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली अगेन, कि ये मुद्दा भटक कर डाइट सेंट्रिक होने की जगह पर हिंसा सेंट्रिक हो तो ज़्यादा बेहतर है। कि भाई जो लोग राइट। कुत्ते को लात मार देते हैं चलते फिरते, या उनके साथ हिंसा करते हैं चलते फिरते, तो किसी को मारने से ज़्यादा ज़्यादा बुरा काम वो है कि किसी को आप तड़पा रहे हो बिना बात को। आई थिंक वो ज़्यादा बुरा काम होना चाहिए, क्योंकि मार दिया किसी ने, आपने किसी जानवर को, मैं उसको फिर भी ठीक मानूंगा खाने के लिए, पर आप किसी जानवर को तड़पा रहे हो जस्ट फॉर योर प्लेजर, तो वो चीज़ ज़्यादा गलत होनी चाहिए। हालांकि राइट। मारना भी गलत है, वो भी गलत है, बट वो हाँ, मुझे बट लगता है क्योंकि एक्चुअली, उसमें हाँ, और तड़प रहा है ए, जानवर। हाँ, एक ये एलिमेंट अपन यहाँ पर मिस कर देते हैं आमतौर पे नॉन वेज और वेज की डिबेट में, कि मारने पर हमारा सारा फोकस चला जाता है। जो मुर्गे को 45 दिन का होने पर मारा है, वो डे 0 से डे 45 तक की उसकी लाइफ कैसी थी। एक बड़ा सा केज है, उसमें दसियों हजारों मुर्गे भरे हुए हैं। वो एक समय पे, आज से 70-80 साल पहले, वो 900 ग्राम का वही मुर्गा हुआ करता था। आज वही मुर्गा 2.5 से 3 किलो का हो गया। कैसे? उसके पैर उस वजन को झेल नहीं पाते, लंगड़ा चल रहा है, वही मलमूत्र का त्याग कर रहा है, वही खा रहा है। तो वो 45 डेज भी नर्क ही है। तो 45 डेज में वो पहले तड़पता है पूरा अपनी लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ, आखिरी में उसको मारा जाता है। तो नॉन वेज और वेज वाली डिबेट में भी केवल मारने पे फोकस नहीं होना चाहिए, जो उसकी थ्रू आउट द लाइफ द सफरिंग दैट दे हैव एंड्योर्ड, उसकी भी सफरिंग पे बात अपने फ़र्क। वो। पर उसमें भी देखो, अगर बाहर की भी मैं बात करूँ ना, जो केज फ्री टर्म है ना, जो ऑर्गेनिक केज फ्री वाला टर्म है ना, उस केज फ्री का डेफिनेशन आपको पता है? केज फ्री होने के लिए उसका क्या, एक एक छोटा सा कमरा होना चाहिए जिसमें आप उसको बाहर छोड़ सको, 10 बाई 10 या 15 बाई 15 का। इतनी जगह आपके पास आपके सारे जानवरों के लिए है, तो वो केज फ्री हो गए। केज फ्री का केस फ्री मतलब हो कुछ जाता है। नहीं है, तो वो भी एक तरह से हाँ, उसको क्या है, मार्केटिंग गिमिक है सिर्फ। गिमिक है वो बस बेसिकली। तो वो ट्रू। वो वहाँ पर भी कोई उसको कोई वो नहीं कर रहा है कि प्यार से दुलार से पाल रहा है या समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल वहाँ नहीं, पर भी बिल्कुल नहीं। हर जगह पर ऐसा हो ही रहा है, जो क्योंकि जो एनिमल हाँ, फार्मर है वो प्यार से पाल ही नहीं सकता किसी चीज़ को, उसको एग्जैक्टली। वैसे ही रखना पड़ेगा अपना प्रॉफिट बनाने के लिए। स्केल ही इतनी बड़ी हो गई है वो इंडस्ट्री की, कि अब वो चीज हो ही नहीं सकती।
आज से नहीं हो सकता। 300-400 साल पहले मारने पर ही आपको आर्ग्यू करना पड़ता कि यार मारो मत जानवर को और मार के मत खाओ, पर आज की तारीख में मारने से कहीं ज्यादा तो वो है जो उसकी पूरी लाइफ है। मारना तो इज लाइक अ रिलीफ, आपने उसको बोला कि चल अभी ठीक है रिलीफ है, तेरा हो गया बहुत। हो गया बस। हाँ। पर वही है ना, वो तो अगर कोई जाते जाते रोज़ किसी कुत्ते को लात मार कर जा रहा है तो वो भी गलत है। हर हर चीज़ गलत बिल्कुल है उसमें। बिल्कुल तो बिल्कुल। किसी भी इंसान इसीलिए इंसान जानवर जीव पर किसी बिना बात की हिंसा हो रही है तो वो गलत है। वो तो हम ट्रू कोई ट्रू, इसका सपोर्ट कर ही नहीं रहा अग्री। है। तो आगे चलिए, ये बात तो हमारी हो गई ख़त्म। अब बात करते हैं न्यूट्रिशनल स्टैंड पॉइंट पर बात कर लेते हैं। ठीक है, राइट। कि न्यूट्रिशनल स्टैंड पॉइंट की बात करते हैं कि जो हमने बात करी पहले, जो बीच में छूट गई थी, कि वीगनिज़्म अगर कोई अपनाता है तो उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और बाकी जो, ये पहले भी बात हो चुकी है, मैं वो पॉडकास्ट देख रहा था आपका, और कि जो वीगन बंदा है तो उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और बाकी वाइटामिन्स की रिक्वायरमेंट के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। पॉसिबल है, नो डाउट अबाउट इट, बट थोड़ा सा उसको संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि भाई कैसे मुझे खाना है, और वो इतना आसान नहीं होने वाला जो एक लैक्टो वो वेजिटेरियन डाइट से होगा। हाँ, लैक्टो अगर केवल जो लैक्टो वेजिटेरियन है, जो कि मेजोरिटी ऑफ इंडियंस जो वेजिटेरियन होते हैं, वो उससे कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आई थिंक उसके तो बहुत पास में ही है, क्योंकि दूध कोई बहुत ज़्यादा प्रोटीन का सोर्स है नहीं। आपने ठीक है 500 ml आपने दूध डाल दिया तो आपको 15 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, आप उसमें शेक बना लेते हो। पनीर की आप बात करो, सीधा सीधा रिप्लेसमेंट उसका टोफू हो गया, उसकी जगह आपने डाल दिया सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन सेम हो। तो लैक्टो वेजिटेरियन और वीगन, इनको मुझे नहीं लगता इन दोनों में बहुत ज़्यादा गैप है प्रोटीन के मामले में, और इसके मामले में बहुत पास में है। अधिकतर प्रोटीन आपका एक जो लैक्टो वेजिटेरियन वो भी प्लांट से ही ले रहा है, दूध दूध भर भर के नहीं वो कर रहा। हाँ, पर दूध मान लीजिए भले ही पूरा सप्लीमेंट ना करता हो, बट एक मेजॉरिटी कुछ हद तक, काफ़ी हद तक सप्लीमेंट कर देता है। तो बहुत जितना स्मॉल एक, पोर्शन ही रहता है। वेजिटेरियंस अधिकतर अपना प्रोटीन प्लांट से ही लेते हैं। आप जैसे यूट्यूब पर भी वेजिटेरियन रेसिपी सर्च करोगे, वो आपको बोलेगा भाई सेसमे सीड, सोया चंक्स, टोफू, राजमा, अपने बेसन के चीले बना, अपना चने खा, अपना पीनट बटर ले, ब्राउन ब्रेड लगा। ये सारे आपको प्लांट प्रोडक्ट्स ही अधिकतर सर्च कर। एक एक्चुअली बहुत एक इंटरेस्टिंग मैंने आर्टिकल देखा था कुछ समय पहले, और मैंने सोचा यहाँ पर उसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो पिछले कि होम कुक्ड एक अपना ये कहाँ का आर्टिकल है, किस जगह का आर्टिकल है? रिसर्च रिसर्च हाउस की है ये, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। एक रिसर्च हाउस अच्छा। ने स्टडी करी थी, इसमें इकोनॉमिक्स वगैरह पे करते हैं वो स्टडी। तो कि होम कुक्ड वेजिटेरियन थाली का रेट कितना बढ़ा है और कितना कम हो रहा है, वो हर महीने करता है। तो होम कुक्ड वेजिटेरियन थाली का रेट थोड़ा सा बढ़ के 27 रुपये पर थाली हो गया अभी अप्रैल में ऑन अच्छा। एवरेज। और नॉन वेजिटेरियन थाली का कम होकर के 56 रुपये हो गया। तो पहली तो बात ये बहुत एक स्टार्क डिफरेंस है दोनों में, वेजिटेरियन थाली और नॉन वेजिटेरियन थाली के प्राइस डिफरेंस में बहुत ही स्टार्क डिफरेंस है। डबल से भी ज़्यादा आपको एक होम कुक्ड नॉन वेजिटेरियन थाली में देना पड़ता है। तो वीगनिज्म के या वेजिटेरियनिज्म के महंगा होने की बात को ये गलत साबित करता है, होम कुक्ड एटलीस्ट, आप फैंसी प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं। और फिर नीचे तीसरे पैराग्राफ में वेजिटेरियन थाली में क्या क्या होता है, रोटी होती है, वेजिटेबल्स होते हैं, दाल होती है, चावल होते हैं, दही होता है और सैलेड होता है। इसमें से आपको केवल दही हटाना है, और उस दही को आप किसी भी प्लांट बेस्ड चीज से रिप्लेस कर सकते हो। आप भले मूंगफली का दही बना करके रिप्लेस कर दो, आप टोफू ले लो जो कि पनीर से लगभग लगभग आधे रेट पे मिलता है, पनीर से सस्ता होता है, तो वो आपकी वीगन थाली हो गई। हाँ, तो टोफू का और पनीर का जो विज़ विज़ कंपैरिजन करें ना, तो पनीर का जो एक्सेप्टेंस है और टोफू का एक्सेप्टेंस है, उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस होगा। अगेन कोई डेटा नहीं है, और शायद हो भी नहीं सकता, बट बेसिकली डिफरेंस यही है कि टोफू जितने लोग नहीं खाएंगे, अगर अवेलेबल है दोनों चीज़ों में से, तो पहला प्रेफरेंस हर कोई इंसान पनीर को देगा इंस्टेड ऑफ टोफू को। लैक ठीक ऑफ है, तो नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस। उनको बता दिया जाएगा कि भाई ये सस्ता है, आधे रेट में मिल रहा है, उतना ही प्रोटीन है, और तुम अगर इसको नींबू के पानी में उबाल लोगे वैसा ही टेस्ट भी आएगा। लाइक आई हैव जीरो डाउट्स कि कम रेट पे किसी मिडिल क्लास नॉर्मल इंडियन बंदे को कोई चीज मिल जाए, वही न्यूट्रिशन दे दे, और फिर भी वो बोले कि नहीं मुझे तो 450 किलो का पनीर ही खाना है, मुझे 200-250 किलो में टोफू नहीं चाहिए। आई वुड बी वेरी शॉक्ड उस बंदे को मैं ढूंढूं तो। हाँ हाँ, उसको पर टेस्ट ना पसंद हो टोफू का तो ठीक है, हाँ, वो तो वही पब्लिक एक्सेप्टेंस की बात मैं कर रहा था, परसेप्शन की। तो टोफू पर्सनल प्रोटीन, प्रेफरेंस। हाँ, हेल्थ लाइन की वेबसाइट पर है, व्हाट इज
टोफू हेल्थ लाइन टोफू लिख दीजिए, टोफू हेल्थ लाइन, फर्म टोफू जो आता है, और मार्केट में फर्म टोफू ही आता है। आप जो जो पैकेट होता है ना वो एकदम वैक्यूम वाला होता है। 17 ग्राम प्रोटीन होता है, 17 ग्राम 144 बता रहा है इसमें। कैलोरीज होती ठीक है हैं। ठीक है। और पनीर में अगर हम कंपेयर करें तो पनीर के प्रोटीन ये सब की 18 से लगभग 20, हाँ 18 से 20 एज आई समझ सेड, गया। वेरी सिमिलर। और फिर हाँ बोला जाए कि यार बराबर ये है। आधे रेट में मिल रहा है, आधे रेट में मिल रहा है, और पकने के बाद में तुम्हें टेस्ट का पता नहीं चलेगा, आई वुड बी वेरी शॉक्ड कि लोग उसको प्रेफर नहीं करेंगे। टेस्ट का तो पता चलता है, ऐसी बात नहीं है। टेस्ट का तो पर्सनल डेफिनेटली पता प्रेफरेंस, चलता है। वेरी पर्सनल प्रेफरेंस। पर वो जो परसेप्शन आपकी बात करें ना, पब्लिक परसेप्शन की चेंज हो वही सकता है, सस्ता है, और वो आई थिंक उसको बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस मिलेगी, बस उसको एक अवेयरनेस की जरूरत है। और इसीलिए एक्चुअली गवर्नमेंट छोटे लेवल पर ही सही, लेकिन सोया मिल्क बनाने की, सोया से टोफू बनाने की, और राजमा वगैरह से पूरियां और ये दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने की गांव में ट्रेनिंग दे रही है महिलाओं को। वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह के चलते छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बिकॉज दे डू रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल इन सोयाबीन एंड अदर प्लांट प्रोडक्ट्स। जी। तो जैसे किसी को टोफू नहीं पसंद, ठीक है, तो अब बात करते हाँ हैं बाकी चीज़ों की। ठीक है, जैसे कुक्ड, जो आपने पहले वाले पॉडकास्ट में बात करी थी रवि भाई के साथ, चल बात कर वाले पॉडकास्ट में, तो उसमें उसमें आपने जो बात करी वो 100 ग्राम बेसिस पर बात करी, राइट? कि जो राजमा, किडनी बीन, आपने शायद अभी एक वो स्लाइड दिखाई थी कि हाँ, वो किडनी बीन अनकुक्ड प्रोटीन थे उसमें। है ना, अनकुक्ड। हाँ अनकुक्ड से तो हाँ, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता पहली बात तो, नहीं हो क्योंकि सकता उसमें बिल्कुल। 100 ग्राम अनकुक्ड किडनी बीन कोई नहीं खा सकता। मतलब अनकुक्ड बेसिस पर देखा जाए तो 100 ग्राम कुक्ड हाँ, बेसिस पर ही हमें कंपेयर करना होगा। 100 ग्राम नाइन। कुक्ड, हाँ, तो 100 ग्राम कुक्ड क्या बोलते हैं, किडनी बीन, और 100 ग्राम कुक्ड राइस, उस बेसिस पर ही हमें कंपैरिजन करना होगा ना। राइट, ये एक नॉर्मल मैंने डाइट निकालने की कोशिश करी है। 100 ग्राम आपने कुक्ड राजमा थोड़ा ले सा लिया। इसको बड़ा एक करेंगे तो बेहतर होगा। 100 क्या ग्राम इसको आपने, हाँ, 100 जूम ग्राम करके आपने थोड़ा सा? कुक्ड राजमा ले लिया, हाँ और एक कप हाँ, चावल ले लिया। बहुत स्टैंडर्ड डाइट है, बहुत स्टैंडर्ड फूड है, राइट। कुक्ड वाइस 30 राइट, एक ग्राम कप, हाँ। 30 ग्राम आपने सेसमे सीड्स ले लिए, तिल ले लिया, आप ऊपर से डाल सकते हो, उसी में मिक्स कर सकते हो तुरंत ही बनाते समय ही राजमा में। और फिर मैंने एक फर्म टोफू लिया है, आधा कप, 120 ग्राम। और पीनट बटर लिया है 2 चम्मच, जो कि आप वो उससे बनता है, मूंगफली से। तो और पीनट बटर के साथ में मुझे ब्राउन ब्रेड भी लेना चाहिए थी ताकि वो सैंडविच बनता, बट ठीक है, इतना ही, इतना ये फूड है। मुझे नहीं लगता एक बार की मील होगी मेरे ख्याल से ये। थोड़ा सा चावल है, थोड़ा सा राजमा है, उसी में सेसमे सीड्स है, और 32 ग्राम पीनट बटर है, थोड़ा टोफू है। इसमें 47 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है इतने ओके। फूड में। लाइक यू वुडेंट इमेजिन कि इसको देख करके कि इसमें 47 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होगा। वेजिटेरियन जो प्लांट सोर्सेज है उनके बारे में हमारा परसेप्शन ऐसा ही है कि उनमें प्रोटीन कम ही होता है, बट एक्चुअली इस फूड में, जो कि सिर्फ और सिर्फ 850 कैलोरीज है, मतलब अगर बंदा केवल इतना ही खाएगा तो बहुत भयानक वेट गिराएगा उसका। 2000 कैलोरीज चाहिए व्यक्ति को, और ये 850 कैलोरीज में आपको लगभग 50 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। अमीनो एसिड प्रोफाइल की बात करें, ऑलमोस्ट कंप्लीट। 50 ग्राम, वही फिर अच्छा 47 47 ग्राम। 47 ओके ग्राम्स ऑफ ओके, प्रोटीन है। तो ये 1 मील अमीनो की बात एसिड अपन कर रहे प्रोफाइल हैं। ये रही। हाँ, ठीक अमीनो है ठीक एसिड है। प्रोफाइल इसकी ये रही। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने कुछ ऐसा तिकड़म नहीं बिठाया कि यार इसको इससे मिक्स कर दूंगा तो अमीनो एसिड प्रोफाइल बढ़िया बन जाएगी। आप ये बहुत स्टैंडर्ड मील है। टोफू पनीर आपने ले लिया, सेसमे सीड्स आपने राजमा के साथ में, राजमा चावल के साथ में बना लिया, पीनट बटर बस मैंने ऐड किया है उसमें। पीनट बटर में तो मुझे नहीं ऐड करता तो और अच्छा रहता, क्योंकि उसमें फैट बहुत ज्यादा होता है, कैलोरी बहुत बड़ी होती है। तो ये एक परसेप्शन है हमारे दिमाग में कि अरे उसमें अमीनो एसिड प्रोफाइल नहीं होता, अरे उसमें प्रोटीन नहीं होता। एक मील में 47 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है और केवल 850 कैलोरीज है। ये बंदे को अभी 1200 कैलोरीज और खाना है, राइट। तो 1200 कैलोरीज में वो अगर अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बाकी की पूरी नहीं कर पा रहा है, कि एवरेज बंदा 15-20 ग्राम भी प्रोटीन नहीं ले पा रहा है, आई बी वेरी शॉक्ड। एक रोटी में ही 3 ग्राम प्रोटीन होता है, लगभग हाँ 2.5 से बट 3। वही है कि आपने उसको फोर्टिफाई किया ना, आपने फोर्टिफाई किया दो तीन चार तरह की चीज़ों से, तो ये एजुकेशन पर बात आके अटक जाती है बेसिकली, कि यहाँ पर मैंने एजुकेशन किसी चीज लेना। से फोर्टिफाई नहीं किया, मैंने केवल राजमा चावल लिया और उसमें तिल ऐड करा है। राजमा चावल तो बस। एक नॉर्मल स्टेपल डाइट है, तिल मैंने अलग से उसमें ऐड किया, तिल हटा दो,
कोई दिक्कत नहीं, तब भी वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। हाँ, वो 30 तो खैर ग्राम तिल, नॉर्मली हर इंसान खाता ही है वैसे भी, हाँ राजमा चावल, दाल चावल, ये यही तो स्टेपल डाइट है नॉर्मल इंसान की, और नहीं एग्जैक्टली क्या? तिल, तिल वगैरह खैर। ये सब बहुत कॉमन है। और अपना इसमें मैंने उस पीनट बटर ऐड किया है, उसकी जगह पे आप कुछ भी और ले सकते हो। 100 ग्राम उसने वो सुबह जो मोठ वगैरह और स्प्राउट्स वगैरह बहुत पॉपुलर है, वो व्यक्ति ले सकता है। द पॉइंट ऑफ दिस वाज नॉट टू प्रूव द परफेक्ट डाइट, द पॉइंट ऑफ दिस वाज टू शो द हमारा इट इज परसेप्शन प्लांट प्रोटीन के डूएबल। बारे में। हाँ, इट इज अच्छा। वेरी डूएबल और वेरी इजीली एक्सेसिबल है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत मास्टर होना पड़ेगा। अच्छा, तो राजमा तो मैं रोज़ नहीं खा सकता, दाल मैं रोज़ नहीं खा सकता। दाल मैं रोज़ खा सकता हूँ, बट दाल का वही है कि कुक्ड दाल जो है वही, देखो। दाल की तो मैं बात ही नहीं करता। दाल वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दाल के लिए इतना क्यों लड़ते हैं यार, उसके अलावा भी तो कितनी सारी चीजें हैं। नहीं नहीं, जो हम रोज़ की बात करें, जैसे हम अगर डाइट बनाते हैं ना हाँ किसी इंसान के लिए, तो हम रोज़ की बात करें ना यहाँ पर, कि अगर कोई खाना चाहता है, क्योंकि नॉर्मल इंसान जो है, नॉर्मल मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो रोज़ मांस नहीं खा रहे हैं, जो कि आई थिंक कोई ऐसा इंसान होगा नहीं जो रोज़ खा रहा है, तो उसके अलावा जो रोज़ तो इंसान दाल रोटी चावल ही खा रहा है ना, तो वो उसकी बात कर रहा बिल्कुल। हूँ मैं बेसिकली। तो हाँ, तो उसकी 100 ग्राम बात, उसकी कुक्ड डाइट को दाल हमें अब में इम्प्रूव करना है, राइट। नौ हमारा नौ मिशन ये ग्राम है कि प्रोटीन उसकी, है। हाँ हमारा मिशन ये है यहाँ पर कि उस बंदे की डाइट को, जो एवरेज इंसान पहले ही मांस नहीं खा रहा है, वो पहले ही मोस्टली वीगन है, मोस्टली अपने दिन में वो वीगन ही है, उसकी डाइट को हमें इम्प्रूव करना है। और हमें उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है कि भाई ये फूड्स तो थोड़े से इंक्लूड कर, तो तेरे डाइट में प्रोटीन भी बढ़ेगा, कैल्शियम बढ़ेगा, दूसरे जो मिनरल्स है मैक्रो और माइक्रो दोनों बढ़ेंगे। कैल्शियम का राइट। सोर्स आपने क्या बताया वीगन डाइट में? कैल्शियम का सोर्स, कैल्शियम के सोर्स एक्चुअली इतने सारे थे कि मैं जब चार्ट इसका मैंने बनाया तो मुझे बहुत उसको डिवाइड करना पड़ा। देखिए मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, स्क्रीन पर आ रहा होगा शायद, हाँ आ गया होगा स्क्रीन पर, राइट। तो ये जो नट्स और ऑयल्स है, जैसे सेसमे सीड्स, तिल मेरा फेवरेट सोर्स है, बहुत सस्ता है, और दूध से 20 कितना 9 गुना ज़्यादा, ऑलमोस्ट 8 या 9 गुना ज़्यादा इसमें कैल्शियम है। और तिल के जो लड्डू होते हैं, आपने अगर 2 लड्डू खा लिए, डेफिनेटली आपके 2 या 3 लड्डू में ही, वो जो छोटे छोटे 2 या 3 लड्डू में ही आपका आपके 150-200 माइक्रोग्राम आपको कैल्शियम मिल जाए, मुझे उसमें वो नहीं होगा। और सौंफ खाने का हमारे इसमें प्रचलन है, खाने के बाद में जो 2-3 ग्राम आप सौंफ खाते हो, अगर 2-3 ग्राम भी सौंफ खा रहे हो, उसमें 1200 मिलीग्राम है कैल्शियम 100 ग्राम में। तो अगर आपने 3 ग्राम भी खाई ना, आपको 40 मिलीग्राम कैल्शियम मिल गया। और 100 ml दूध में 120 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। और फिर हरी सब्जियों में कैल्शियम है बहुत सारा, सीड्स वगैरह में और मसालों में बहुत कैल्शियम है। कड़ी पत्ता जो हम खाते हैं, धनिया जो हम खाते हैं, अजवाइन जो हम लेते हैं, मसालों में बहुत कैल्शियम है, हरी सब्जियों में बहुत कैल्शियम है। और जो दूसरे फूड्स है, सोयाबीन हो गया, मोठ हो गया, अपना रागी हो गया, चना ये बात और मैं राजमा, कर रहा था इनमें भी है हाँ सर, ये बात कर रहा था कैल्शियम। मैं, जो आपने बात करी ना ये, कि जो ये 100 ग्राम रॉ है या 100 ग्राम कुक्ड है? ये जो जो ये जो मैटर करता है रॉ है या कुक्ड है, ये सीड्स वगैरह के और मसाले के उसमें मैटर नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, मैं किडनी बीन की बात कर रहा हूँ, बाकी तो ऑफ कोर्स वो तो हाँ वो रॉ रॉ ही है, खाएगा वो रॉ इंसान। है। मैं ये मोस्ट बोल मोस्ट रहा हूँ कि ये लाइकली। जो चिकपी किडनी बीन्स और ये जो हैं वो रॉ की बात कर रहे हैं अपन, राइट? आई थिंक रॉ है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, बाकी जहां तक आई मुझे लगता है रॉ ही है। आई थिंक ये रॉ की बात आप कर हाँ रहे हैं, रॉ तो है, 100 ग्राम रॉ तो है, खैर इसमें खाना मुश्किल है थोड़ा, तो वही राइट। आपको पर 50 ग्राम, कम वो कितना होता है, आप 50 ग्राम को कुक करते हो तो वो 100 ग्राम हो जाता है, तो इससे आप आधा मान लो। 3-4 गुना का फ़र्क पड़ता है एक्चुअली, क्योंकि एक कटोरी आप बनाते हैं ना कोई चीज़, तो वो हाँ 3-4 कटोरी बन जाता है, तो आई थिंक वो ग्रेवी ट्वेंटी फाइव वगैरह ऐड परसेंट करो तो हाँ। 25% का फ़र्क हो गया, क्योंकि सैलेड के तौर पे तो बहुत कम लोग खा रहे हैं ना उसको, वो वाली बात मैं बोल रहा कैल्शियम और कैल्शियम के भी बहुत सारे सोर्सेज हैं ही। और कैल्शियम की भी रिक्वायरमेंट अपनी जो आम व्यक्ति है वो कैसे पूरी कर रहा है, आप वो एवरेज इंडियन को देखो, क्या वो इतना दूध ले रहा है रोज कि उसकी सारी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है? नहीं, ऑब्वियसली वो वैसे भी उसका न्यूट्रिशन सही नहीं है। तो अब हमारे पास में एक ऑप्शन ये है कि हम उसको और मिल्क प्रोडक्ट्स पुश करें, क्योंकि मीट वगैरह में कैल्शियम नहीं होता, मीट में बहुत कम कैल्शियम होता है। आप देखेंगे 100 ग्राम मीट में मुश्किल से शायद 40-50 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाए, बहुत होगा।
तो अब हमारे पास में ऑप्शन क्या है, या तो हम उसको प्लांट प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस दे कि भाई प्लांट्स में भी कैल्शियम होता है, और या तो फिर हम उसको ये बोले कि भाई तू और ज्यादा दूध पी, दूध ही दूध पी सुबह से शाम, और दूध से ही कैल्शियम है। दूसरी बात, एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो दूध का हमारा जो वो है एविडेंस है, मुश्किल से 7,000 6,000 साल पहले का है कि दूध पीना हमने शुरू किया था। वुड यू अग्री? यस यस। और इंसान मॉडर्न ह्यूमन 70,000 60,000 साल से है, शायद उससे भी ज्यादा से। तो इतने समय में हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया कि यहाँ पर वो तो है नहीं अपना, मीट में तो कैल्शियम उतना है नहीं, और दूध हमने अभी भी शुरू किया, तो इतने लंबे पीरियड तक हम हमारी हड्डियां क्यों नहीं टूट गई? क्योंकि पौधों में कैल्शियम होता है, बहुत सारे नहीं, रूट्स, और उसमें हाँ हमारी डाइट अलग थी, ये बात मैं हाँ, बिल्कुल सहमत हूँ कि रूट्स वगैरह हम खाते थे और ये सब खाते थे, बट द पॉइंट बेहतर वाज थी, प्लांट्स। बेहतर, बहुत हाँ, बेहतर थी डाइट। ट्रू ट्रू, वो एग्रीकल्चर जो हुआ है हंटर उसके बाद गैदरर जो में। थे। हाँ, हाँ, ट्रू ट्रू, तो जो बट हररी या बोलते द हैं ना पॉइंट वाज वो, कि हाँ, हाँ वही जी बोलते जी हैं कि कहिए। जो डोमेस्टिकेशन ऑफ द क्रॉप्स है, आपने पढ़ी होगी उसने हमको डोमेस्टिकेट किया डोमेस्टिकेशन, है। उसने हमें डोमेस्टिकेट किया, बिल्कुल बिल्कुल, तो वही हाँ, बेसिकली वही बात है। राइट। तो तो बट द उसी के बाद पॉइंट हमारी वाज कि डाइट ये खराब जो हो गई डेयरी जी। की, मेरा पॉइंट ये था कि जो डेयरी वाली मार्केटिंग है वो प्योर मार्केटिंग है, कि दूध से ही आपको कैल्शियम मिलता है और पौधों में तो बेचारे कैल्शियम होता ही नहीं, प्योर मार्केटिंग है दूध डेयरी इंडस्ट्री की। नहीं, नो नो डाउट, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ 100%, जितना न्यूट्रिशन का नॉलेज मुझे ठीक ठाक है ऐसा नहीं है, तो उस हिसाब से मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट क्या होता है बेसिकली, ये सारी जो बात आपने बताई वो आती है बॉइल्स डाउन टू एजुकेशन। जैसे एक हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक मेजोरिटी ऑफ द इंसान की, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं आपके मेरे जैसे इंसान की जिसको न्यूट्रिशन का ज्ञान है। एक नॉर्मल राइट, इंसान जो है उसको उसको सबसे बेहतरीन सोर्स क्या है, एक्सेसिबल सोर्स क्या है, दूध, दूध ही है ना, जो उसको सिखाया गया है कि भाई दूध पी लो, जो कि हमारे ट्रेडिशन से चला आ रहा है, ट्रू राइट, तो ट्रू। वही बेसिक, तो आज उसको तो वही उसके लगता है पास कि में वही है। दूध की, आज तो उसके पास में दूध की एक्सेस है। थोड़ा सा हम यहाँ पर ऐसा परसेप्शन बन रहा है कि एक नॉर्मल एवरेज इंसान अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स आज अच्छे से पूरी कर रहा है क्योंकि वो दूध और अंडे ले रहा है, और मैं आकर के उसको बोल रहा हूँ कि दूध और अंडे छोड़ दे, तो नाउ इट्स अपॉन मी टू फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट्स थ्रू प्लांट प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं है, वो आज भी अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहा है। जैसा हमने देखा, वो इतना दूध नहीं पी रहा है कि उसको सारा उसकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। पर उसमें एक बात है कि जैसे वो इतना दूध नहीं पी रहा है, बट जैसे आप बाकी चीज़ों से इधर उधर से सप्लीमेंट कर रहे हैं ना, तो वो इंसान भी सौंफ भी खा रहा है, वो इंसान किडनी बीन भी खा रहा है, वो इंसान दाल भी खा रहा है, तो वो उसका भी फोर्टिफिकेशन सेम तरीके से हो रहा है। पर उसका क्या है, उसका थोड़ा आसान है क्योंकि वो अंडा खा रहा है, दिन के 2 अंडे भी 3 अंडे भी खा रहा है, या दिन का 1 2 गिलास दूध भी पी रहा है, तो उसके लिए आसान हो जाती है वो चीज़। इट्स ऑल अबाउट ट्रू। मेकिंग थिंग्स एक्सेसिबल। अब बस यहाँ पर उससे ये बताने की जरूरत है कि भाई ये जो तुम यहाँ से हो ये यहाँ से भी मिल सकता है। दैट्स इट, दैट्स हाँ, ऑल वी हैव टू डू, कि यहाँ से तुम जो ले रहे हो वो यहाँ से भी मिल सकता है। एंड हाँ, दैट्स द होल पॉइंट, कि जो तुम प्रोटीन अभी अंडों से ले रहे हो मेरे भाई, वो प्लांट से भी मिल सकता है। जो तुम कैल्शियम दूध से ले रहे हो वो पौधों से भी मिल सकता है। उस बारे में अवेयरनेस बिल्कुल जरूरी है कि भाई ये देखो, ये कुछ फूड ग्रुप्स होते हैं, ये आपको इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट में। दैट्स इट। हाँ, बट दैट पैराडाइम शिफ्ट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, है ना, पैराडाइम शिफ्ट आने ट्रू में ट्रू। बहुत टाइम लगता है, तो कोई भी उस सोशल चेंज आने में, कोई भी बड़े लेवल पे चेंज आने में समय लगेगा ही। अपने को अवेयरनेस फैलाना पड़ेगी, और मुझे लगता है ओवर द लॉन्ग टर्म चीज़ें प्लांट बेस्ड डाइट्स के फेवर में ही शिफ्ट होने वाली है, क्योंकि एक के बाद एक जो रिसर्च आ रही है वो एटलीस्ट ये तो 100% है कि आपकी 80 to 85% डाइट प्लांट बेस्ड ही होना चाहिए। थोड़े बहुत आप एनिमल प्रोडक्ट्स ले सकते हो, जैसे आप मेडिटेरियन डाइट को ले लो, पेस्केटेरियन डाइट को ले लो, वेजिटेरियन डाइट को ले लो, चलो वीगन तो फुल्ली प्लांट बेस्ड हो गया, पर इन तीनों डाइट्स के बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं एनवायरनमेंट में और हेल्थ में भी। हेल्थ के उसमें भी ये बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। जो एडवेंटिस स्टडी है, दुनिया की लॉन्गेस्ट लिविंग पॉपुलेशंस में जो आती है, सॉरी, वेजिटेरियन है आपका अधिकतर वो लोग। का वो वीडियो शायद फ्रीज मेरे हो गया इसमें है। दिख रहा है। A few moments later. अब दिख रहा हूँ? हाँ हाँ, अब ठीक है, ठीक है, वो राइट, शायद तो मैं ये कह रहा था कि जो हाँ, एडवेंटिस्ट स्टडी है, जिस जो लॉन्गेस्ट लिविंग पॉपुलेशन है दुनिया की, आई थिंक दी लॉन्गेस्ट लिविंग या वन ऑफ दी तो है ही पक्का। उसको जब उन लोगों ने बहुत, उस पर 3 4 स्टडीज हुई 50 60 सालों की, अधिकतर लोग वो वेजिटेरियंस हैं और कभी स्मोक नहीं करते और एक्सरसाइज करते और वेजिटेरियन है, ये तीन उनकी बहुत इंपॉर्टेंट बातें। तो जो न्यूट्रिशन के भी एंगल से
ओवरऑल जो हमारा डाइटरी पैटर्न शिफ्ट होने वाला है, जो धीरे धीरे जिस पैराडाइम शिफ्ट की आप बात कर रहे हैं, दैट इज हैपनिंग स्टिल। जैसा आपने देखा कि वीगन पहले बिल्कुल नहीं था, अब धीरे धीरे उसकी भी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लोगों को अवेयरनेस बढ़ रही है। आगे चल करके 20 25 30 सालों में ये आर्ग्यूमेंट्स कि उसमें प्रोटीन पूरी तरीके से मिल पाता है या नहीं, या कंप्लीट होता है या नहीं, आई बिलीव दे विल फेड इनटू ऑब्लिवियन, क्योंकि उसके अवेयरनेस उनमें बढ़ती जाएगी। और एक के बाद एक रिसर्च, अभी जो आपने अगर ट्विन डाइट स्टडी के बारे में आपको पता हो, उसमें एक हेल्दी ओमनिवोर और हेल्दी वीगन डाइट को कंपेयर किया, स्टिल द वीगन डाइट परफॉर्म वेल, परफॉर्म इवन बेटर, विच आई डोंट एक्चुअली केयर कि इक्वल परफॉर्म कर रहा है, ठीक है मेरे लिए उतना। तो पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है और वो न्यूट्रिशन रिसर्च ही उसको धक्का दे रही है, और उस बारे में मुझे कोई खास चिंता नहीं है कि अपने ऊपर मैं बिल्कुल नहीं ले रहा उसको, न्यूट्रिशन साइंस देख लेगा। हाँ, तो बेसिकली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू एजुकेशन, राइट? कि अगर हम लोगों True. को एजुकेट करेंगे तो दे कैन मेक, भले ही वो वीगन ना बने या कुछ ना बने, बट दे कैन एक्चुअली मेक बेटर चॉइसेस फॉर देमसेल्व्स, न्यूट्रिशनल चॉइसेस। और वो जो हिंसा वाला बात है, वो तो हम सब सपोर्ट कर ही रहे हैं उस चीज़ को, कि वो तो खैर एक मॉरल स्टैंड पॉइंट भी होता है हर इंसान का, कि मैं, कई सारे हो सकता है वीगन या वेजिटेरियन लोग ऐसे होंगे जो कि खाने के लिए वीगन है या पर दूसरी तरीके से हिंसा करते हैं, 100%। तो वो एक तरीके से हर चीज़ मुद्दा वही आ रहा है बार बार पलट पलट के, कि भाई एजुकेट करो लोगों को, और यहाँ उनको पर, सिखाओ कि क्या हो हाँ सकता है यहाँ। ट्रू, और यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति एथिक्स पर मान जाता है कि जो एनिमल्स के साथ में हो रहा है गलत हो रहा है, और जो एनिमल एग्रीकल्चर में एनवायरनमेंट के साथ हो रहा है वो भी बहुत गलत हो रहा है, इन दो बातों पर यदि व्यक्ति एग्री कर जाता है, तो उसकी जो नीयत है वो फिर शिफ्ट हो जाएगी। वो कहेगा अच्छा ठीक है, अब बताओ कि वीगनिज्म से कैसे मैं हेल्दी रह सकता हूँ, अब बताओ प्लांट बेस्ड डाइट से कैसे हेल्दी रह सकता हूँ। सिर्फ न्यूट्रिशन के एंगल से कन्विंस कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कह देगा कि यार थोड़े बहुत तो मैं एनिमल प्रोडक्ट्स खा ही सकता हूँ ना, जैसे अभी आपने बात की मैं 2 अंडे 3 अंडे ऐड कर देता हूँ तो ईजी हो जाता है, दैट्स ट्रू। पर अगर उसको वही चीज आप एथिक्स के एंगल से बताओगे और पहले ये इस्टेब्लिश कर दोगे कि जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, उसके बाद में आप बताओगे कि इन 3 अंडों को भाई तुम ऐसे रिप्लेस कर सकते हो, तो वहां पर वो एक फंडामेंटल शिफ्ट है कि मुझे ये मत कन्विंस करो कि अच्छा तुम वीगन सही है कि नहीं, मुझे ये बताओ कि वीगन से हो सकता है या नहीं, प्लांट बेस्ड डाइट से हो सकता है या नहीं। बट बेसिकली उसमें उसमें एक और पैराडाइम शिफ्ट की बात हमें करनी पड़ेगी, खाने के लिए तो करनी ही पड़ेगी, बट जो बाकी चीज़ें हैं जैसे चमड़े से जो चीज़ें बनती हैं, क्या उसका कोई बेसिक ऑल्टरनेटिव हो सकता है क्या? क्या जो वैक्सीन हम ले रहे हैं, अब आपने भी वैक्सीन ली होगी, और जो वैक्सीन है वो एनिमल ट्रायल उन पे होते हैं, ये तो बिल्कुल सत्य है। अभी तो तो हाँ, है ना, हाँ जी, होते हैं, अभी भी होते हैं। बिल्कुल होते ना। है ना, तो वही चीज़ है कि जब हम वीगन बन जाते हैं तो हमें सेलेक्टिव तो होना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीज़ों में तो आंख बंद करनी ही पड़ेगी। हम वैक्सीन भी लेंगे, हम एयर ट्रैवल भी करेंगे, अगर हम आपके जो वो बोलते हैं ना, पियर मॉर्गन, क्या नाम है उनका, कि आपके, पियर्स मॉर्गन, हाँ, आपने पियर्स मॉर्गन, हाँ, तो आपने सुना ही होगा आलमंड्स के उनका, कारण, हाँ, आलमंड्स के कारण वो योर मर रहे योर एलमंड्स एंड एवोकाडो, उनका फिक्स्ड एक सुई की हैं। तरह फिक्स्ड एक है, आर्ग्यूमेंट रहता है पगलेपंती कि वाली आप, बात है, जबकि आलमंड्स और एवोकाडो से नहीं, वो पेस्टिसाइड से मर रहे हैं, तो वो पेस्टिसाइड का इशू है देखा जाए तो फंडामेंटली। पर हाँ ये बात ठीक है कि मर रहे हैं, बाकी वो पेस्टिसाइड का इशू है। और ऐसा नहीं कि नॉन वीगन्स नहीं खाते आलमंड्स और एवोकाडोस, तो उसका पूरा ब्लेम वीगन पर डाल देना तो ठीक नहीं है। और ये बात हाँ कि मेडिसिन वगैरह में नहीं है फिलहाल। बाकी उस मामले में जो, जिन मामलों में फिलहाल वीगनिज्म नहीं है, उन मामलों में मैं बहुत टेक्नो ऑप्टिमिस्ट हूँ। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस दिशा में, लैब मीट की बात हम कर सकते हैं, लैब ग्रोन मिल्क की हम बात कर सकते हैं, माइक्रो प्रोटीन, लैब मीट से ज़्यादा माइक्रो प्रोटीन जो मशरूम से बन रहा है, और ऑर्गन ऑन अ चिप टेक्नोलॉजी भी अब आने लगी है कि आप एक एक ऑर्गन वो चिप्स पर, अब आई डोंट नो द स्पेसिफिक्स ऑफ इट हाउ इट वर्क्स एग्जैक्टली, आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, बट ये टेक्नोलॉजी भी आ रही है कि आप जो ह्यूमन ऑर्गन्स है सीधा उन पर आप जो मेडिसिन है उनको टेस्ट कर पाओ, ऑर्गन ऑन अ चिप बोलते हैं, आप इसको गूगल करेंगे उस बारे में और मिल हाँ जाएगा। हाँ, वो तो सेल लाइन धीरे पर टेस्ट धीरे, होता है, टेक्निकली वही है, सेल लाइन पर राइट, टेस्ट तो होता है, हाँ। धीरे धीरे चीजें उस डायरेक्शन में बढ़ रही है, वीगनिज्म का प्रैक्टिकेबल और पॉसिबल, अभी आप जितना कर सकते हो उतना मैं कर सकता हूँ। और या दैट्स इट, आप बीमार हो गए तो आपको दवाई खाने से कोई नहीं रोक रहा, जो व्यक्ति रुकेगा वो खुद की बाय देयर ओन विल रुक रहा है, बाकी उसको कोई वीगनिज्म की ओर से ऐसा नहीं है कि तू वीगन है तो दवाई नहीं ले सकता। भाई प्रैक्टिकल नहीं है यार वो आज की तारीख में। बेसिकली बात वहीं पर आती है कि आप वीगन हैं, आप लोगों को एजुकेट करना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बट प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जब हम अपनी
एक कुछ वीगन, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग जो मॉरल अपनी सुपेरियरिटी दिखाते हैं कि हम तो वीगन बन गए, हम हिंसा नहीं कर रहे हैं, तुम हिंसा कर रहे हो, तुम जो क्या बोलते हैं मूर्ख जाहिल लोग हो, तो तुम भी बन जाओ हमारी तरह। तो वहाँ पर सारी बात आती है। और ये मैंने अपने पॉडकास्ट में बोला था कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है वीगन लोगों से, मुझे प्रॉब्लम उन लोगों से है जो अपनी मॉरल सुपीरियरिटी दिखाते हैं कि भाई हम तो वीगन हैं, पर तुम नहीं हो तो तुम भी बन जाओ। तो वो चीज़ वहाँ पर, क्योंकि आप उसमें भी वही पैराडॉक्स क्रिएट हो रहा है कि आप हिंसा तो कर ही रहे हैं, आप हाँ, बोल रहे हैं कि ह्यूमंस के साथ वर्बली में आप हिंसा कर कर रहे रहे हो। ट्रू। हैं, वर्बल हिंसा कर रहे हैं वहाँ पर आप, तो वही है। अधिकतर ऐसे लोग नए वीगन्स होते हैं जिन्होंने अभी नए वीगन बने, उन्हें लगता है वो पूरी दुनिया को बदल देंगे, पर धीरे धीरे जैसे उनको पता चलने लगता है कि कोई नहीं सुन रहा है, तो धीरे धीरे शांत हो जाता है, या तो शांत हो जाते हैं और अग्रेसिव हो जाते हैं कि मैं तो कर ही दूंगा। कर ही दूंगा। तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम आई थिंक, मुझे लगता है हाँ कि बाकी और तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ से, क्योंकि जो कोई खा रहा है, जैसे मैं अगर कोई चीज़ खा रहा हूँ, मेरे हाँ पास बैठकर कोई और खा रहा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई ट्रू। तू, तेरी पर प्लेट है, तू जो खाना चाहता है खा। और जी। ये लेकिन इस बारे में रिसर्च भी हुई है, अब वो तो मेरे पास फिलहाल नहीं है, बट मैं दिखा सकता हूँ कि वीगन्स के प्रति एक्चुअल में लोगों का बायस है। क्योंकि वीगन के होने से ही बायस है, भले ही वो वायलेंट हो या ना हो। और इसमें एक्चुअली में रिसर्च हुई है कि बायस ये कि वीगन का होना उनको बार बार वो चीज़ याद दिलाता है कि वो वीगन है और मैं नहीं हूँ, और वो नहीं खा रहा है मैं खा रहा हूँ। एंड दैट हैज़ बीन प्रूवन कि वो वीगन्स को एक नेगेटिव तरीके से ही देखते हैं, उनकी एक नेगेटिव इमेज ही बनती है। वेजिटेरियंस की नहीं बनती, बट वीगन्स की बनती है, क्योंकि उन्होंने वो चेंज वो कर लिया है। और तो ये जो नॉन वेजिटेरियंस हैं और जो नॉन वीगन्स है बेसिकली, उनके ऊपर भी थोड़ी सी बात आती है कि उनके दिमाग में भी रहता है ऐसा नेगेटिव उनकी इमेज बनाने का। पर ये तो दोनों तरफ से होता है ना, ये दोनों तरफ से होता है कि बिल्कुल आप दोनों, हाँ। उधर से बोल रहे हैं, वो आप उधर से बोल रहे हैं और ये वीगन की बात नहीं है। जैसे जो बहुत रिलीजियस लोग होते हैं जो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, या जो बिल्कुल रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो वो भी वही बोलते हैं, वो भी अपनी एक तरह से मॉरल सुपीरियरिटी दिखाते हैं कि भाई मैं कुछ, अगेन मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, तो कमेंट्स में मुझे मत बोलिएगा कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हैं। मैं कुछ की बात कर रहा हूँ, हमेशा हम नाम की बात ही नहीं कर रहे, हम विचार की बात करें। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं जो कि गलत है, और हम दोनों उस पर एग्री कर रहे हैं, सुरेश भी उस पर एग्री करेंगे आई एम श्योर, तो कि वो गलत है। किसी भी तरह का आप किसी को भी अगर कुछ लुक डाउन कर रहे हो किसी भी तरीके से, वो गलत है। चाहे वीगन हो, चाहे एक इस तरफ के लोग हों, चाहे उस तरफ के लोग हों, वो बिल्कुल भी सत्य सही नहीं है। तो हाँ, तो अंत में बात ये आती है कि जैसे एजुकेट करने की बात आती है, तो जैसे आप वीडियोस बना रहे हैं, या आई डोंट नो, क्या आप लोगों के पास जाकर भी उनको एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो और क्या तरीके हो सकते हैं लोगों को ज़्यादा इस दिशा में समझाने के लिए? एक तो अवेयरनेस ही है फिलहाल तो। A few moments later. तो या दो चीज़ों की तो मैं बात कर ही चुका हूँ कि न्यूट्रिशन साइंस भी लोगों को उसी डायरेक्शन में लेकर के जा रहा है। धीरे धीरे करके सारे मिथ्स बस्ट हो ही रहे हैं। प्रोटीन का रिसर्च लगातार बता रही है कि प्रोटीन आप चाहे प्लांट से ले रहे हो चाहे एनिमल से, अगर आप एडुकेट प्रोटीन ले रहे हो, आपकी मसल मास उतनी ही और एक तो न्यूट्रिशन का हो गया। दूसरा एनवायरमेंटल रिसर्च लगातार, मतलब इतना ओवरवेलमिंगली प्लांट बेस्ड डाइट्स के फेवर में है, या एटलीस्ट प्लांट डोमिनेंट डाइट्स के फेवर में है, कि उसकी कोई हद ही नहीं है ग्लोबल स्केल पर। और इंडिया पे डेटा कम है, ग्लोबल स्केल पर ही अधिकतर हमारे पास में डेटा उपलब्ध है। और उसमें उसमें हालांकि जो डेयरी है, दूध, वो चिकन के मीट से और एग्स से ज्यादा, कहीं ज्यादा नुकसानदायक है पृथ्वी के लिए, चाहे वो मेथेन एमिशंस हो गए या लैंड यूज हो गया, दोनों में ही। तो वहां पर आप वेजिटेरियंस को और इंडिया के टारगेट किया जा सकता है कि भारत में गाय भैंसों की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, वहाँ के जो मेथेन एमिशंस है वो ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा हिस्सा है अपने आप में। हालांकि भारत का टोटल एमिशंस का कम है दूसरे देशों से, दैट आई एग्री विद। और इसके अलावा भी मुझे समय के साथ साथ पता है चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा इशू है, और दुनिया की 77% एंटीबायोटिक्स फार्म एनिमल्स को ही दी जाती हैं। तो जब लोगों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के केसेस बढ़ने लगेंगे, आपकी स्क्रीन, हाँ अच्छा, आप हिले ही नहीं, आप इतना स्टिल हो गए, मुझे लगा स्क्रीन रुक गई है। तो जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लोगों में केसेस बढ़ने लगेंगे, तब लोगों को ये होश आएगा, जैसे अभी हीट वेव्स में लोगों को ग्लोबल वार्मिंग का होश है, जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के केसेस बढ़ने लगेंगे तब लोगों को होश आएगा, अरे एंटीबायोटिक्स तो फार्म एनिमल्स को दे रहे हैं, और ये जो फैक्ट्री फार्मिंग का पूरा सिस्टम है यही बहुत खराब है। इसके अलावा पेंडेमिक रिस्क फैक्ट्री फार्मिंग से बहुत बड़ा है। रिपोर्ट्स बताती है कि ये इफ की बात नहीं है, कि अगर
पैंडेमिक आ गया, तो ये वेन की बात है कि कब आएगा अगला पैंडेमिक, और अगला पैंडेमिक फैक्ट्री फार्म से आएगा, इसके बहुत बड़े चांसेस हैं। गाय भैंसों से, मुर्गों से, जैसा हमने देखा बहुत बड़े जगहों में बहुत छोटे बहुत सारे एनिमल्स को रखते हैं, इम्यूनिटी कमजोर होती है वगैरह वगैरह। अभी बर्ड फ्लू के केसेस इंसानों में इनिशियल एक दिखने भी लग गए। जब पैंडेमिक आएगा अगला और वो फैक्ट्री फार्म से आएगा, तब लोगों का ध्यान इस पे जाने ही वाला है कि ये जो पूरा फैक्ट्री फार्म का सिस्टम है, जो गाय भैंसों को बांध करके रखते हैं, वो वहीं गोबर करते हैं, वहीं रहते हैं पूरा जिंदगी भर, वहीं पस हो जा रहा है, घाव हो जा रहे हैं, इस पे उनका ध्यान जाएगा। और या टेक्नोलॉजी भी इसी दिशा में काम कर रही है कि जैसे हमने ऑर्गन ऑन चिप की बात की, लैब मीट वगैरह की बात की, और एक और चीज़ हाँ लैब मिल्क की हमने बात की, तो ये चीज़ें भी उसी डायरेक्शन में काम कर रही है। तो ऑन द होल फ्यूचर को लेकर के मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि प्लांट बेस्ड की तरफ ही शिफ्ट होने वाला है, और ओवरऑल एनिमल्स के प्रति जो हम व्यवहार अभी कर रहे हैं, धीरे धीरे उसका हमें रिपरकशंस भी देखने को मिलेंगे। और फिर जब बात घर तक आएगी, नोबडी केयर्स अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, इट्स व्हेन इट्स लोकल दैट पीपल केयर अबाउट। जब वो ग्लोबल वार्मिंग लोकल हो जाती है, तब लोगों को यस होश यस आता है। यस। तो वैसे ही जब जब रिपरकशंस हमको देखने को मिलेंगे, तब लोगों का ध्यान इस तरफ जाएगा और चीज़ें शिफ्ट होगी, क्योंकि एथिकली भी बहुत गलत हो रहा है, एनवायरमेंटली भी बहुत गलत हो रहा है। ह्यूमंस विल डेफिनेटली हैव टू पे फॉर इट, और ये मैं मॉरल स्टैंड पॉइंट से नहीं बोल रहा कि ह्यूमंस विल हैव टू पे फॉर इट। ह्यूमंस विल फैक्ट्स ही वही कह रहे हैं कि आप इट्स गोइंग टू बाइट यू बैक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने आपसे ओरिजिनल बात करने का मुद्दा था वो क्लाइमेट चेंज ही था, क्योंकि क्लाइमेट चेंज मुझे लगता है इस पे बात होनी चाहिए। और अभी हमने एक पॉडकास्ट भी किया था 4-5 लोगों ने साथ में मिलके, तो वही इस पर बातचीत और करेंगे, Right. ऐसा नहीं है। क्लाइमेट चेंज पर जब भी बातचीत होगी मैं करना चाहूँगा, आपके व्यू पॉइंट भी जानना चाहूँगा सब कुछ। और ये एक्चुअली जिस भी टॉपिक की हम बात करें विच रिक्वायर्स पैराडाइम शिफ्ट, कि भाई इधर से उधर जाना है ब्रिज बनाकर, इट्स एन ऑन गोइंग इशू, ऑन गोइंग डिबेट है वो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पॉडकास्ट आपने देख लिया और आपने सब समझ लिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ एक सागर में एक बूंद है, सिंपल सी बात है। अगर कोई इससे 4 चीज़ें सीख सकता है या कुछ इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बना सकता है, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, वही हमको चाहिए यहाँ पर बेसिकली। आप जो भी करें वो आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं हमेशा मानता हूँ। और आई एम ऑल फॉर इट टू रिस्पेक्ट योर पर्सनल चॉइस, जो भी आप करें, डाइट एंड अदरवाइज एज वेल। तो वो उसमें वो भी मुद्दा आता है बेसिकली। बट एजुकेट करिए, बट देन aware रहिए, आप ये हम वो तो मान रहे हैं। वो फिर वो पोल्यूशन वाले कार वाले को भी उसकी पर्सनल चॉइस भी रिस्पेक्ट करेंगे। हाँ मैं करूँगा पर मैंने वही बात बोली ना आपको ओके, कि ठीक है तब तो। एजुकेट करिए सबसे पहले। नहीं मैं एजुकेट राइट करिए, राइट राइट। और उसके बाद सारी एजुकेशन लेने के बाद भी अगर आप वो डीजल वाला बड़ा ट्रक चलाना चाहते हैं तो वो हाँ आपकी मर्जी है, ठीक है। अब जब कल ठीक है। सरकार सारे डीजल वाले ट्रक बंद कर देगी तो आपकी वो गाड़ी कबाड़ हो जाएगी। क्योंकि फोर्सफुली ना हाँ मैं आपको बोल राइट। सकता हूँ कि भाई साहब डीजल वाला ट्रक मत चलाइए, ना ही आप मानेंगे। आप मुझे 2 मारेंगे, मैं आपको 2 मारूंगा, वो गलत है ना, वो बात ही गलत है। तो इसीलिए मैं ट्रू। पर्सनल मुद्दे की हाँ बात ओके, कर रहा हूँ कि भाई, देन वी आर ऑन द सेम पेज। हाँ एग्जैक्टली कि भाई तू एजुकेट कर ले, अवेयर हो जा, उसके बाद जो करता है वो तेरी चॉइस है, ठीक है। उसके बाद भी और देखो, वैसे भी जो पर्सनल स्पेस में जो भी इंसान जो भी कर रहा ट्रू। है, आप उसको कभी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कभी नहीं देख सकते, उसको मॉनिटरिंग हो ही नहीं सकती, राइट। तो सबसे हाँ बेहतरीन चीज़ है हाँ एजुकेशन लेना और उसके बारे में अवेयरनेस हासिल करना। तो ये मेन मुद्दा है बेसिकली। हम इस राइट, पे काफ़ी चीज़ों पर अग्री बिल्कुल। किया, जो मुझे लगता नहीं था कि हम करेंगे अग्री, बट बट बेसिकली हम, वो वाली बात आपने बोली ना, मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर आप एनिमल क्रूएलिटी के अगेंस्ट में हैं, तो एटलीस्ट आपकी नीयत ठीक है। तो वही एक्चुअली शुरुआत बहुत अच्छी हाँ शुरुआत होगी। तो वो तो हम में से कोई डिसएग्री करी ना, और शायद देखने वाले लोग भी कोई डिसएग्री राइट नहीं करेंगे इस बारे में। तो या बेसिकली ये बात है। और बस राइट। मुद्दे की बात यह है कि बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, डायलॉग बंद नहीं होना चाहिए, और एजुकेशन और अवेयरनेस बंद नहीं होनी चाहिए। ये इस बात पे मैं इसको बंद करूँगा। तो और बिल्कुल कुछ अगर जी। आप बोलना चाहें आखिरी में जाने से पहले, या कोई आ, ऐसी डॉक्यूमेंट्री या बुक बताना चाहें जिससे बारे में लोगों को एजुकेशन अवेयरनेस मिल सकती है। हाँ अगर एक दो चीज़ें हैं। एक तो अगर आपको एनिमल राइट्स से संबंधित डॉक्यूमेंट्री देखना है, तो भारत में माँ का दूध नाम से यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको। मिल्क से रिलेटेड है, कोई ग्राफिक बिल्कुल भी नहीं है। और उसके अलावा अगर आप ग्राफिक देखना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में एनिमल्स के साथ क्या हो रहा है, तो डोमिनियन देख सकते हैं, वो भी यूट्यूब पर उपलब्ध है।
और बुक अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो अर्थलिंग एड की दिस इज वीगन प्रोपेगेंडा, बहुत अच्छी किताब है। उसके अलावा हेल्थ में एक्चुअली मेरे पास में कुछ रिकमेंडेशंस हैं। सॉरी, वो लास्ट वाली बुक दिस इज वीगन प्रोपेगेंडा किताब नाम है। हाँ, अच्छा अच्छा, दिस इज वीगन प्रोपेगेंडा किताब का नाम ही वही है। हेल्थ में मेरे पास में कुछ रिकमेंडेशन है, क्योंकि हेल्थ में ना बहुत ज्यादा मैंने स्क्रीन शेयर करी है। हेल्थ में बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन रहता है और ऐसा लगता है कि यार ये दो तरफ बहुत भयानक डिबेट चल रही है और दोनों बहुत भयानक रूप से लड़ रहे हैं। बट एक्चुअल में अगर अपन साइंटिफिक कंसेंसस को देखें तो जैसा मैंने पॉडकास्ट के बीच में कहा, वो बहुत हेविली प्लांट डोमिनेंट डाइट्स की तरफ ही है। जैसे ये डॉक्टर वॉल्टर विलेट है, दुनिया के सबसे ज्यादा साइटेड न्यूट्रिशनिस्ट, सो यू कैन रिलाई ऑन हिम टू गिव यू द साइंटिफिक कंसेंसस, जिसको दुनिया सबसे ज्यादा साइट कर रही है। और एक प्लांट चॉम्पर्स यूट्यूब चैनल है, बंदा अर्थ साइंटिस्ट है, पूरे लाइफ अपने अर्थ साइंटिस्ट ही रहा और अब क्लाइमेट चेंज पर और डाइट्स पर इन पर वीडियोस बनाता है। प्लस एक पॉडकास्ट है साइमन हिल का, और ये पॉडकास्ट दिस इज द बेस्ट प्लेस, क्योंकि यहाँ पर आपको, ये सेकंड पेज है इस पॉडकास्ट का, यहाँ पे 12 गेस्ट को इन्वाइट किया, 12 में से 8 या 9 PhD हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत एक हाई लेवल एजुकेशन जिसकी हमने बात की है, अगर वो आपको चाहिए एक्चुअल साइंटिफिक कंसेंसस, वो आपको इन जगहों से मिल सकता है। साइमन हिल का पॉडकास्ट हो गया, प्लांट चॉम्पर्स हो गया, और अपना वॉल्टर विलेट क्या कह रहे हैं, तो एक्चुअल साइंटिस्ट की बातें सुनो, यूट्यूबर्स की बात थोड़ी कम सुनो। या दैट्स इट। यूट्यूबर जब साइंटिस्ट हो तब उनकी बात सुनो, हमारी बात सुनो, क्योंकि हमने साइंस पढ़ी हाँ हाँ, तब सुन 25-30 सकते साल। तो बिल्कुल वही है कि जो ये पॉडकास्ट सुनो, हमारा चैनल देखो, दोनों का चैनल देखो, सब्सक्राइब करो। अगर आपने सुरेश व्यास को सब्सक्राइब नहीं किया या लॉजिकल आयाम को फॉर सम रीज़न सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह के अच्छे वीडियोस देखने के लिए। तो वो चीज़ है। और कुछ बोलना चाहेंगे लास्ट में जाते जाते? शेमलेस सेल्फ प्रमोशन, मैं बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूँ वीगनिज्म से, और एथिक्स की चर्चा हमने नहीं की है, तो एथिक्स पर अगर आपको जानना है तो मेरे चैनल पर आपको इससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, जो एथिकल एस्पेक्ट है कि क्या एक्चुअली एनिमल्स के साथ में क्या हो रहा है, मिल्क मीट वगैरह। एंड शेमलेस आई नहीं, थिंक दैट्स इट। बिल्कुल हमने अपना। बहुत, अगर कोई शुरुआत से आखिरी तक देखेगा तो उसको काफी हाँ, मैं तो कह रहा हूँ शेमलेस क्यों, अपना अपना प्रमोशन करने में क्या बुराई है। मैं तो पहले ही बोल चुका कि आप हम दोनों का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, Right. देखिए हर वीडियोस देखिए, और हमें सजेशंस दीजिए जो भी हो सकता है। और अच्छा लगा आपसे बात करके। Right. थैंक यू हमारा इनविटेशन स्वीकार करने के लिए, और मुझे भी। ये इन्फॉर्म्ड बातचीत करने के लिए, एंगेजिंग और डेटा बेस्ड बातचीत करने के लिए। और आपसे और बातचीत होती रहेगी, ये सिर्फ एक शुरुआत है। और अगली बार हम और भी इस तरह के मुद्दों पर, क्लाइमेट चेंज पर, अर्थ से रिलेटेड मुद्दों पर जिसमें फ़र्क पड़ता है बात करने से, उन मुद्दों पर बात करने की कोशिश करेंगे। और भी लोगों को बुलाएंगे आपके साथ, ताकि हम एक एंगेजिंग चर्चा कर सकें। और ये कोई अस वर्सेस देम वाली बात है ही नहीं, ये एक कलेक्टिव मुद्दा है कि आपसे बात करने के बाद कुछ अगर चेंज आ सकता है तो क्यों नहीं। राइट, तो थैंक यू सो मच, मिलते रहेंगे। और ठीक है, थैंक यू फॉर हैविंग मी, बाय। थैंक यू।